प्रवेश कर चुके हैं हिंदी नॉवेल मास्टर की उस गुप्त दुनिया में, जहां कहानियां सिर्फ लिखी नहीं जाती, जाग उठती है। यहां हर छाया के पीछे एक रहस्य छिपा है, हर कदम पर एक अनसुनी फुसफुसाहट, और हर कहानी आपको उस अंधेरे दरवाजे तक ले जाती है जिसे खोलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। डिस्क्लेमर: इस संसार के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान कल्पना के धुएं से जन्मे हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता लगे तो याद रखिए, संयोग भी कभी कभी कहानी का हिस्सा बन जाता है। ये सामग्री केवल मनोरंजन और कल्पनाओं की रहस्यमयी यात्रा के लिए है। अध्याय 781। यह बेनाम कवच। युवराज राणा इसे हासिल करके ही रहेगा। जैसे ही तारावर्धन के शब्द गूंजे, देवांश ठाकुर और युवराज राणा ने तुरंत तालियां बजानी शुरू कर दी। हॉल में मौजूद कुछ अन्य लोग भी खड़े हो गए और वरुण अग्निहोत्री की इस दरियादिली की तारीफ करते हुए तालियां बजाने लगे। लेकिन वरुण अग्निहोत्री मुस्कुराते हुए देवांश और युवराज को देख रहा था। उसका बस चलता तो वह दौड़कर उन्हें कच्चा चबा जाता। उसने सोचा था कि वह शिकारी है, लेकिन उसे क्या पता था कि वह खुद शिकार बन जाएगा। 5 करोड़, पूरे 5 करोड़, सिर्फ उस टूटी हुई बंदूक को खरीदने के लिए। उसकी जगह कोई और होता तो शायद पागल ही हो जाता, है ना? और तो और, जब पहले कीमत 2 करोड़ थी तो युवराज को लगा कि वह चीज़ बिल्कुल बेकार है, लेकिन जैसे ही वह उसके हाथ में आई, कीमत असल में 2.5 गुना बढ़ गई। युवराज इस वक्त खुशी से फूला नहीं समा रहा होगा, है ना? हालांकि जो जानकारी उसने उन लोगों से सुनी थी, उससे तो यही लग रहा था कि वे अंत तक बोली लगाएंगे, तो फिर वे अचानक रुक क्यों गए? ऐसा करके क्या उन्हें डर नहीं लगता कि वे इंद्रप्रस्थ एस्टेट की सुरक्षा पाने से चूक जाएंगे? या फिर क्या उन्होंने पहले ही हार मान ली है और बस मरने से पहले उसे अपने साथ नीचे खींचना चाहते हैं ताकि उसकी दौलत को भारी नुकसान हो? ये सोचते हुए वरुण को लगा कि यह संभावना बहुत ज्यादा है, बेहद ज्यादा। नहीं, ये 100% सच होना चाहिए, वरना वे बोली लगाना बंद नहीं करते। ये समझने के बाद वरुण को लगा कि उसने आखिरकार उनकी रणनीति समझ ली है, इसलिए उसने गहरी सांस ली, अपनी नजरें हटाईं और अपनी सीट पर वापस टिक गया। ये देख देवांश मन ही मन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। खुद को होशियार समझने वाला बेवकूफ, मैं बस यही चाहता हूं कि तुम मेरे साथ दामों की जंग न लड़ो। आखिरकार देवांश वास्तव में नीलामी से चीजें खरीदना चाहता था, और अगर वरुण लगातार मुसीबत खड़ी करता रहता तो भले ही उसे चीजें मिल जाती, लेकिन उसे बेवजह बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता। चूंकि बात ऐसी थी तो जाल बिछाना बेहतर था, ताकि दूसरे पक्ष को लगे कि उसने और युवराज ने हार मान ली है, जिससे वह वरुण की कीमतों के खेल में न फंसे। बेशक अगर वरुण वास्तव में कीमत को नियंत्रित करने की जुर्रत करता तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के रुक जाता, बिल्कुल अभी की तरह, और वरुण को वह चीज ले जाने देता। ज्यादा से ज्यादा वह बाद में मुफ्त में उठाना यानी 0 रुपये की खरीदारी कर लेता, बिना एक भी पैसा खर्च किए। देवांश ने शुरुआत में ही चीजों को मुफ्त में उठाने का विकल्प इसलिए नहीं चुना क्योंकि उसे चिंता थी कि जो चीजें वह चाहता है वे एक ही खरीदार द्वारा नहीं खरीदी जाएंगी। उस स्थिति में नीलामी के बाद उसे एक एक करके उन खरीदारों को ढूंढना पड़ता, जिसमें बहुत समय बर्बाद होता। बेहतर यही था कि थोड़ा पैसा खर्च करके सब कुछ एक साथ खरीद लिया जाए। आखिरकार उसने अभी कहा था कि जो कुछ भी पैसे से हल हो सकता है वह कभी भी बड़ी बात नहीं होती। अगला आइटम है दूसरी नीलामी की वस्तु, 300 साल पुराना ताइक्सु सूर्य जिनसिंग। यह मानव शरीर में यिन और यांग का संतुलन बनाता है, जहर निकालता है और घावों को भरता है और साधना को बढ़ाता है। ये योद्धाओं की साधना के लिए एक अनिवार्य औषधि है। शुरुआती कीमत 50 लाख है, हर बोली 5 लाख से बढ़ेगी। तारावर्धन ने परिचय दिया और लकड़ी के स्टैंड से लाल रेशमी का पड़ा हटा दिया, जिससे अंदर की असली सूरत सामने आ गई। ये लगभग 2 से 3 मीटर लंबा सूर्य जिनसिंग था, जिसका आकार इंसान जैसा था, लेकिन इसके बाएं और दाएं हिस्से में स्पष्ट रूप से अलग अलग रंग थे। बायां हिस्सा धधकती हुई आग की तरह लाल था, जबकि दायां हिस्सा ठंडी बर्फ की तरह सफेद था।
कोई आश्चर्य नहीं कि इसे ताइक्सु सूर्य जिनसेंग कहा जाता था। ये यिन और यांग पूरी तरह से सूर्य शब्द के अनुरूप थे, है ना? देवांश ने बस एक नज़र डाली और जान गया कि यह उन सामग्रियों में से एक थी जिसकी उसे महादक्ष गोली बनाने के लिए आवश्यकता थी, इसलिए उसने इसे पाने का पक्का इरादा कर लिया। हालांकि उसे बोली लगाने की कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि यह वस्तु साधना बढ़ा सकती थी और हॉल में आमंत्रित लगभग सभी मेहमान इसके दीवाने थे, इसलिए उसे इतनी जल्दी इसमें शामिल होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वह अपनी चाल चलने के लिए आखिरी कुछ राउंड का इंतजार करेगा। वाकई इस सूर्य जिनसेंग के शक्तिशाली गुणों के कारण थोड़ी ही देर में कीमत 3 करोड़ से ऊपर चली गई, शुरुआती कीमत से 6 गुना ज्यादा। लेकिन फिर भी यह उस टूटी हुई बंदूक के 5 करोड़ से आगे नहीं निकल सकी, जिससे वरुण का चेहरा फिर से लाल हो गया। उसने सीधे शनाया खुराना के पैर की ओर हाथ बढ़ाया और ऊपर की ओर सरकाने लगा, जैसे अपने दिल की आग बुझाने के लिए थोड़ा पानी तलाश रहा हो। जब कीमत 4 करोड़ के पार हो गई तो बहुत कम बोली लगाने वाले बचे थे, इसलिए देवांश ने अपनी चाल चली, सीधे 5 करोड़ की बोली लगा दी। उसकी बोली ने तुरंत हॉल में सभी का ध्यान खींचा। हालांकि वे भी इसे बहुत चाहते थे, लेकिन वे देवांश और वरुण को एक दूसरे को नोचते हुए देखने के लिए ज्यादा उत्सुक थे। यह एहसास ऐसा था जैसे कोई लाइव शो देख रहा हो जहां 2 रईस से ज्यादा शीर्ष स्थान के लिए पैसे पानी की तरह बहा रहे हों। थोड़ा घिसा पिटा सही, लेकिन यह वास्तव में रोमांचक था। 5 करोड़ 10 लाख, किसी ने चिल्लाया। देवांश ने एक शब्द भी नहीं कहा और सीधे बोली लगाई, 6 करोड़। इन शब्दों पर युवराज राणा का दिल दहल गया। हालांकि वह जानता था कि देवांश मुसीबत टालने के लिए उसका पैसा खर्च कर रहा है, लेकिन जब उसने सोचा कि 6 करोड़ में एक सुपर लग्जरी विला खरीदा जा सकता है तो उसे दिल में दर्द महसूस हुआ। ये देवांश सच में घर चलाने का खर्च नहीं जानता। सिर्फ वही नहीं, हॉल में मौजूद अन्य लोग भी इस समय युवराज के लिए अफसोस महसूस कर रहे थे, ये सोचते हुए कि देवांश एक बेवकूफ़ है। वह एक बार में 5 लाख बढ़ा सकता था, लेकिन उसने सीधे 1 करोड़ बढ़ाने की जिद पकड़ ली। क्या वह सच में युवराज के पैसे को पैसा नहीं समझता? देवांश, थोड़ा हाथ हल्का रखो। अगर तुम इस तरह बोली लगाते रहे तो वरुण को जल्द ही हमारी सीमा पता चल जाएगी। मालिनी मेहरा, जो अब तक चुप थी, आखिरकार बोली। कोई बात नहीं, मैं इसके लिए बोली लगा रहा हूँ और यह सारा पैसा मेरा है, तुम चिंता मत करो, देवांश ने सीधे जवाब दिया। मुझे आश्चर्य है कि तुम्हारे पास असल में कितना पैसा है। मालिनी ने ठंडी आह भरी और देवांश पर और ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसने पहले ही तय कर लिया था कि देवांश बिल चुकाने के समय भागने की योजना बना रहा है, वरना वह इतनी शांति से बोली नहीं लगा रहा होता, जैसे कि पैसा पैसा नहीं बल्कि सिर्फ कुछ नंबर हो। वरुण ने भी देवांश की बातें सुनी और उसके विचार भी मालिनी जैसे ही थे। उसे भी लगा कि देवांश अब सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा है, जो कि हार मानने का एक स्पष्ट संकेत था। ये समझते हुए वरुण को और भी यकीन हो गया कि युवराज और देवांश दोनों ने संघर्ष करना पूरी तरह छोड़ दिया है। इसलिए भले ही वह इस सूर्य जिनसेंग के बारे में बहुत उत्सुक था और इसे प्राप्त करना भी चाहता था, उसने बोली लगाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे चिंता थी कि जैसे ही वह बोली लगाएगा, देवांश, जो उसके गुर्गे जैसा बिल्कुल नहीं था, तुरंत पीछे हट जाएगा। इसके अलावा उसे सूर्य जिनसेंग की सख्त जरूरत नहीं थी, इसलिए कुछ सोचने के बाद उसने हार मान ली। उसकी भागीदारी के बिना नीलामी का ये दौर जल्दी समाप्त हो गया और वस्तु अंततः 6 करोड़ 30 लाख की कीमत पर ठाकुर परिवार के पास चली गई। हथौड़ा गिरने के बाद वरुण ने शनाया खुराना से फुसफुसाते हुए कहा, तुम हिसाब रखो कि उन्होंने कुल कितना पैसा खर्च किया। शनाया को अपना फोन निकालते और मेमो में रिकॉर्ड करना शुरू करते देख वरुण ने एक कपटी मुस्कान दी, फिर शनाया को जोर से नोचा। उसे बहुत आनंद आ रहा था। शनाया ने हालांकि अपनी भौहें सिकोड़ी, फिर भी जबरदस्ती मुस्कुराए और पूछा, डार्लिंग, तुम मुझसे ये रिकॉर्ड क्यों करवा रहे हो? ये सुनकर वरुण उठा, झुका और शनाया के कान में हंसते हुए फुसफुसाया, उस समय हमें उनसे बस कुछ लाख ज्यादा खर्च करने होंगे ताकि वे इंद्रप्रस्थ एस्टेट की सुरक्षा पाने की योग्यता पूरी तरह से खो दें। ये सुनकर शनाया को अचानक समझ आ गया। वरुण के आश्वस्त करने वाले हाथ के नीचे वह खिलखिलाकर मुस्कुराई, जिससे आसपास की मेजों पर बैठे सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। पहली 2 नीलामियों के बाद बाकी की नीलामियां काफी शांतिपूर्ण रहीं, लगभग कोई संघर्ष नहीं हुआ। देवांश ने स्वाभाविक रूप से सभी प्रतिस्पर्धियों को डराने के लिए भारी भरकम कीमतों का इस्तेमाल किया और कई कच्ची सामग्रियां खरीदी जिनकी उसे आवश्यकता थी। हालांकि महादक्ष गोली बनाने के लिए उसे अभी भी युवानयान कमल नामक एक महत्वपूर्ण औषधीय सामग्री की कमी थी, लेकिन देवांश को अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग करके जांच करने पर पहले ही पता चल गया था कि पूरे इंद्रप्रस्थ एस्टेट में कोई युवानयान कमल नहीं था। हालांकि देवांश निराश नहीं था। आखिरकार एक साथ इतनी सारी औषधीय सामग्रियां इकट्ठा कर पाना पहले से ही काफी अच्छा था, और युवराज ने भी आसानी से नीलामी की कई वस्तुओं पर बोली लगाई, लगभग 20 करोड़ खर्च किए, जो सबसे ज्यादा नहीं थे, देवांश के खर्च से बहुत कम, लेकिन फिर भी एक बड़ी रकम थी।
तभी एक कवच लाया गया जिसकी सामग्री पहचानना मुश्किल था। जैसे ही यह वस्तु ऊपर लाई गई, इसने तुरंत देवांश का ध्यान खींचा। उसने इस वस्तु को पहले ही देख लिया था जब वह इंद्रप्रस्थ एस्टेट की जांच कर रहा था। बात बस इतनी थी कि उस समय ये वस्तु अन्य नीलामी की वस्तुओं के साथ नहीं रखी गई थी और इसे विशेष रूप से एक दूर स्थित भूमिगत कमरे में बंद किया गया था। इसलिए देवांश को लगा कि यह बिक्री के लिए नहीं है और उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इसे नीलामी के लिए बाहर लाया जाएगा। उस समय देवांश के आकर्षित होने का एकमात्र कारण यह था कि इसके चारों ओर एक हल्की दिव्य ऊर्जा घूम रही थी। यदि ये केवल सामान्य प्रकृति की ऊर्जा होती तो देवांश ने शायद ज्यादा ध्यान नहीं दिया होता, लेकिन वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि इस कवच पर मौजूद दिव्य ऊर्जा को रिफाइन किया गया था। हालांकि रिफाइनमेंट का स्तर उसके जैसा शुद्ध नहीं था, लेकिन यह वास्तव में सामान्य ऊर्जा की तुलना में बहुत अधिक ठोस था। देवांश के निर्णय के अनुसार ये कम से कम एक योद्धा की आंतर शक्ति से बहुत अधिक मजबूत थी, यहाँ तक कि एक सिद्ध महागुरु की शक्ति भी इससे कमतर होगी। लेकिन यह वह कारण नहीं था जिसकी वजह से देवांश उस समय इतनी देर तक हैरान रहा था। जिस चीज ने वास्तव में देवांश को मोहित किया वह ये थी कि भूमिगत कमरे में केवल यही एक वस्तु नहीं थी, बल्कि दर्जनों थीं। इस कवच के अलावा तलवारें, भाले, त्रिशूल, ताबीज और गुप्त ग्रंथ, कोई कह सकता है कि सब कुछ जो कल्पना की जा सकती है। जब मैं यहाँ हूँ तो एक बार देख ही लेता हूँ कि सिद्धांत का पालन करते हुए देवांश ने अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग करके उस तहखाने की पूरी तरह से जांच की, अंदर और बाहर। यही कारण था कि जब वरुण पार्किंग स्थल में युवराज के साथ पंगा ले रहा था तो देवांश ने उसे गाली नहीं दी। मजाक छोड़ो, एक चींटी से बहस करना क्या ये जागीर के अंदर गहरे रहस्यों की खोज करने जितना मजेदार है। और जब देवांश ने अपनी दिव्य दृष्टि वापस खींची तो ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उसने तहखाने की खोज पूरी कर ली थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने महसूस किया कि कोई धीरे धीरे उसकी दिव्य दृष्टि को लॉक कर रहा है। इस खोज ने उस समय देवांश को बहुत आश्चर्यचकित कर दिया। ये जानना चाहिए कि उसकी दिव्य दृष्टि निराकार, अदृश्य और मूक थी, बिल्कुल हवा की तरह। सामान्य योद्धा तो छोड़िए, यहाँ तक कि एक सिद्ध महागुरु या एक ईश्वर स्तर का विशेषज्ञ भी इसका पता लगाने में सक्षम नहीं हो सकता था। लेकिन नासिक की एक जागीर में कोई वास्तव में उसकी दिव्य दृष्टि का पता लगा सकता था और धीरे धीरे उसे लॉक कर रहा था, जो काफी आश्चर्यजनक था। दुश्मन को सचेत करने से बचने के लिए देवांश के पास अपनी दिव्य दृष्टि वापस लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फिर उसने ऐसा नाटक किया जैसे कुछ हुआ ही न हो और युवराज के साथ जागीर में प्रवेश किया और खोजे जाने से बचने के लिए अपनी दिव्य दृष्टि को व्यापक रूप से सक्रिय नहीं किया। ठीक इसलिए क्योंकि उसे प्रतिद्वंद्वी की ताकत के बारे में यकीन नहीं था, देवांश ने युवराज को इस खोज के बारे में नहीं बताया, कहीं वह खुद पर मुसीबत न बुला ले। वह खुद प्रतिद्वंद्वी से नहीं डरता था, लेकिन वह केवल पूर्ण अंतर्शक्ति के स्तर पर था। प्रतिद्वंद्वी शायद उसे खेल खेलने जितनी आसानी से मार डालेगा, इसलिए उसे खतरे में डालने की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, चारों दिशाओं से आए सम्मानित अतिथियों, इस पल से आज रात की नीलामी का ग्रैंड फिनाले खजाना शुरू होता है। तारावर्धन की आवाज में जोश था। कवच का ये सेट, जिसका वर्तमान में कोई नाम नहीं है, कहा जाता है कि इसे एक रहस्यमय जगह पर खोजा गया था। तलवारों और भालों से अभेद्य होने के अलावा ये पहनने वाले को एक विशेष साधना तकनीक का अभ्यास करने के लिए सक्रिय रूप से मार्गदर्शन भी कर सकता है। हालांकि यह अच्छा है या बुरा, यह अभी भी अज्ञात है, क्योंकि किसी ने भी सफलतापूर्वक प्रयास नहीं किया है। हालांकि जिन्होंने प्रयास किया वे इसकी मदद से थोड़े समय में सिद्ध महागुरु स्तर तक पहुंच गए, लेकिन वे सभी बिना किसी अपवाद के अंत में बुरी तरह मारे गए। जैसे ही तारावर्धन ने अपनी स्पष्ट आवाज में इसका परिचय दिया, हॉल शुरू में इतना शांत था कि सुई गिरने की आवाज भी सुनी जा सकती थी। लेकिन जैसे ही तारा रुकी, हर कोई इसके बारे में जोर शोर से चर्चा करने लगा। ये स्पष्ट था कि हर कोई इस कवच से बहुत ललचा रहा था। आखिर कौन ऐसी चीज से ललचाएगा नहीं जो किसी को कम समय में महागुरु स्तर तक पहुंचने की अनुमति दे सके। लेकिन अंत में सभी के बुरी तरह मरने के परिणाम ने उन्हें संकोच में डाल दिया, इसलिए कुछ समय के लिए हर कोई अनिर्णित था, यह नहीं जानता था कि बोली लगाएं या नहीं। हालांकि ठीक जब हर कोई हिचकिचा रहा था, युवराज राणा ने पहले ही अपना मन बना लिया था। भाई देवांश, अपना पुराना वाला तेवर बाहर लाओ। ये बेनाम कवच, मैं युवराज राणा इसे हासिल करके ही रहूंगा। अध्याय 782 ओम 100 करोड़, मुझे ये चाहिए। युवराज के चेहरे पर दृढ़ भाव देखकर देवांश उसकी सोच समझ गया, इसलिए वह हंसे बिना नहीं रह सका और बोला, अगर तुम उस कवच के भरोसे जल्दी महागुरु स्तर तक पहुंचने की योजना बना रहे हो तो मेरी सलाह है कि इस विचार को जितनी जल्दी हो सके छोड़ दो। क्यों? युवराज ने तुरंत भौहें सिकुड़ी उलझन भरे भाव से पूछा। देवांश ने एक पल के लिए बहुत गंभीरता से सोचा, फिर रिया दास के लहजे की नकल करते हुए कहा, यहाँ पानी बहुत गहरा है, तुम इसकी थाह नहीं पा सकोगे। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह।
युवराज ने देवांश को अवाक होकर देखा। ऐसे समय में भी तुम्हें मजाक सूझ रहा है? अगर हम सिद्ध महागुरु नहीं बन पाए तो अग्निहोत्री परिवार का मुकाबला करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? अगर तुम उस कवच पर लिखी मार्शल आर्ट्स की साधना करोगे तो तुम्हें अग्निहोत्री परिवार के तुमसे निपटने का इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा, तुम खुद को ही मार लोगे। देवांश ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाकर कहा। ये सुनकर मालिनी मेहरा ने पहले देवांश को घूरा, मानो उसे बहुत ज्यादा बेबाक होने के लिए दोषी ठहरा रही हो। लेकिन युवराज की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसने अंततः कोई अलग राग नहीं अलापा। इसके बजाय उसने युवराज की ओर सिर हिलाया, उसे बहुत ज्यादा आवेगी न होने का संकेत दिया। स्पष्ट रूप से देवांश के कथन से सहमत थी। मास्टर त्रिलोक, जो कवच को घूर रहे थे, इस समय बोले, हालांकि मैं उस कवच की उत्पत्ति नहीं बता सकता, लेकिन यह मुझे बहुत ही भारी और अशुभ एहसास देता है। मुझे डर है कि यह वास्तव में वैसा ही है जैसा नीलामी करने वाली ने कहा, कि यह साधकों की अचानक मृत्यु का कारण बनेगा। युवराज पहले तो दंग रह गया, फिर एक हताश संकल्प के साथ बोला, ये फिर भी अग्निहोत्री परिवार के हाथों मारे जाने से बेहतर है। बोलने के बाद उसने तीनों लोगों के समझाने को नजरअंदाज कर दिया और सीधे जोर से पूछा, मिस तारा, इस बेनाम कवच की शुरुआती कीमत क्या है? मिस्टर राणा, हालांकि इस बेनाम कवच में अचानक मृत्यु का जोखिम है, लेकिन इसमें मौजूद साधना तकनीक वास्तव में किसी को जल्दी महागुरु स्तर तक आगे बढ़ने की अनुमति दे सकती है। इसलिए नीलामी घर द्वारा मूल्यांकन के बाद इस कवच की शुरुआती कीमत 10 करोड़ है और हर बोली कम से कम 1 करोड़ बढ़नी चाहिए। तारावर्धन ने बहुत शालीनता से कहा। पूरी प्रक्रिया सुनने में बहुत सुखद थी। उसने सिर्फ कवच के फायदों की तारीफ नहीं की, नहीं उसने इसे पूरी तरह से खारिज किया। यह अच्छे और बुरे का मिश्रण था, जिसे पूरी तरह से व्यक्ति के विचार करने के लिए छोड़ दिया गया था। शायद यही कारण था कि तारावर्धन पूरे यूरोप में इतनी लोकप्रिय थी। शुरुआती कीमत सुनने के बाद युवराज ने तुरंत खुद को एक मुश्किल स्थिति में पाया। कारण सरल था, उसने अभी अनुमान लगाया था और महसूस किया कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। इस नीलामी से पहले उसने अपने लिए लगभग 100 करोड़ का फंड तैयार किया था। भले ही यह बहुत बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन निश्चित रूप से पर्याप्त थी। बस उसने वरुण अग्निहोत्री के साथ हुए मामले की उम्मीद नहीं की थी, जिसने उसकी योजनाओं को पूरी तरह से बाधित कर दिया था। उसने अभी खुद लगभग 20 करोड़ खर्च किए थे और देवांश ने उन वस्तुओं पर 70 करोड़ खर्च किए थे। जिस फंड को वह वर्तमान में नियंत्रित कर सकता था, वह केवल लगभग 10 करोड़ था। उसने मूल रूप से सोचा था कि चूंकि यह वस्तु जान ले सकती है, इसलिए शुरुआती कीमत बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इसकी शुरुआत ही 10 करोड़ से होगी और हर बोली 1 करोड़ से कम नहीं हो सकती, जिसने अनिवार्य रूप से उसे बोली लगाने के योग्य बना दिया। मिस्टर राणा, क्या आप बोली लगाना चाहेंगे? तारावर्धन ने देखा कि जब उसने कीमत की घोषणा की तो कमरे में किसी ने प्रतिक्रिया नहीं दी। अजीब सन्नाटे से बचने के लिए उसने मुस्कुराकर युवराज से पूछा। युवराज थोड़ा अजीब तरह से मुस्कुराया, मैं पहले एक कॉल कर लूं? बिल्कुल मिस्टर राणा, हम आपकी बोली का इंतजार करेंगे। तारा ने अपने हाथ से एक आमंत्रित करने वाला इशारा किया। युवराज को अपनी कॉल करने की अनुमति दी। नीलामी में फ़ोन कॉल करना एक पूरी तरह से सामान्य बात है। आखिरकार अप्रत्याशित परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, जिनके लिए बहुआयामी संचार की आवश्यकता होती है, इसलिए कॉल करने की आवश्यकता होती है। और युवराज किसी और कारण से नहीं बल्कि पैसा जुटाने के लिए कॉल करना चाहता था। मैनेजर सावंत, क्या आप 2 घंटे के भीतर मेरी सारी अचल संपत्ति को बेचकर पैसा निकाल सकते हैं? युवराज ने कहा, सब कुछ दांव पर लगाते हुए। सब कुछ बेच दें? मिस्टर राणा, क्या हुआ? मैनेजर सावंत की घबराई हुई आवाज फोन के दूसरी तरफ से जल्दी आई। अग्निहोत्री परिवार ने हमें निशाना बनाया है, हमें तबाही टालने के लिए पैसा खर्च करने की जरूरत है, युवराज ने कहा, कुछ भी छिपाए बिना बल्कि सीधे बोलते हुए। फोन के दूसरी तरफ एक पल का सन्नाटा था, फिर एक निश्चित जवाब दिया गया। मिस्टर राणा, आप खुद जानते हैं कि सबसे कम कीमतों पर फायर सेल के साथ भी अनुबंध पूरा करने में कम से कम कई दिन लगेंगे। 2 घंटे तो बस नामुमकिन है। युवराज वास्तव में ये जानता था, लेकिन वह अपनी बुद्धि के अंत पर था, इसलिए उसने उम्मीद की एक किरण के साथ पूछने के लिए कॉल किया। यह जवाब जानने के बाद युवराज ने कहा, फिर रहने दो, तुम आराम करो। फिर अपना फोन टेबल पर फेंक दिया और अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया। उसका चेहरा निराशा से भरा था। इस पल भी उसने 70 करोड़ से अधिक खर्च करने के लिए देवांश को दोषी नहीं ठहराया, उसने केवल अधिक फंड तैयार न करने के लिए खुद को मन ही मन कोसा। वह पैसा जुटाने के लिए पहले ही कॉल कर रहा है। युवराज, मैं सिस्टर मालिनी को इस तरह तुम्हें सौंपकर कैसे निश्चिंत हो सकती हूँ? क्या तुम सच में काबिल हो या नहीं? शनाया खुराना ने वरुण के निर्देश पर युवराज का मजाक उड़ाया। वरुण की जूती होने के नाते मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पास किस बात का घमंड है। वरुण के चरित्र को देखते हुए क्या तुम्हें लगता है कि वह वास्तव में तुमसे शादी करेगा? जब मतलब निकल जाएगा और चाय ठंडी हो जाएगी, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें पीट पीट कर मार नहीं दिया जाएगा?
युवराज ने उपहास किया, उसके चेहरे पर तिरस्कार भरा था। आज से पहले वह उसे मिस्टर राणा कहकर संबोधित करती थी और उसके पीछे पड़ी रहती थी, लेकिन वरुण का साथ मिलने के बाद वह अब मूर्खतापूर्ण तरीके से उसे नीचा दिखा रही थी। ऐसी मतलबपस्त औरत अपने गौरव के पल के बाद हजारों लोगों द्वारा अपमानित होने और सैकड़ों लोगों द्वारा पीटे जाने के लिए अभिशप्त है। ... ये सुनने के बाद शनाया का चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ गया, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि युवराज सच कह रहा था। वरुण युवराज जैसा नहीं था। वह न तो उतना समर्पित था, न ही उतना आत्मानुशासित। वह औरतों को कपड़ों की तरह बदलता था। वह आज तुम पर मेहरबान हो सकता है और कल तुम्हें बाहर निकाल सकता है। इसलिए शनाया हमेशा सतर्क रहती थी, पतली बर्फ पर चलती थी, ठीक इसलिए क्योंकि वह वरुण द्वारा छोड़े जाने से डरती थी। लेकिन ये सारा डर और चिंता उसके दिल में गहरे दबे हुए थे। अब जब युवराज ने इसे इतना नंगा करके सामने रख दिया तो उसे स्वाभाविक रूप से ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। बेहतर होगा तुम इस बारे में सोचो कि आज रात कैसे जिंदा बचोगे। शनाया थोड़ी विचलित हो गई थी। एक ठंडी आह के बाद वह मुनी अभी भी हिल गई थी। उसने मूल रूप से सोचा था कि वरुण कम से कम उसे सांत्वना देने के लिए कुछ शब्द कहेगा या उसे मनाने के लिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा जैसे कुछ मौखिक आश्वासन देगा। हालांकि वरुण बस अपनी फ्लाइट अटेंडेंट गर्लफ्रेंड्स के साथ बातचीत और हंसी मजाक कर रहा था, उसकी भावनाओं को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहा था। और युवराज को सिर्फ इसलिए खुशी महसूस नहीं हुई क्योंकि उसने तीखा जवाब दिया था और शनाया के खिलाफ जीत हासिल की थी। इसके बजाय वह अपनी कुर्सी पर पीछे झुका रहा, उसका चेहरा चिंता से भरा था। वह जानता था कि दूसरा पक्ष उनके नीलामी फंड को रिकॉर्ड कर रहा है। अगर वे उन्हें चौंका नहीं सके तो वे शायद आज रात यहाँ खत्म हो जाएंगे। युवराज, मेरे पास यहाँ कुछ पैसे हैं, तुम इसे पहले क्यों नहीं ले लेते? मालिनी ने काफी विचार करने के बाद पूछा। युवराज के कड़वे चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। कोई जरूरत नहीं। मौजूदा समस्या सिर्फ इस आइटम के लिए बोली लगाने की नहीं है, ये वरुण से आगे निकलने के बारे में भी है। 100 करोड़ से ज्यादा के बिना मुझे डर है कि हम इसे नहीं पा सकेंगे। वह बहुत ही सूक्ष्म तरीके से बोला और कोई भी समझदार व्यक्ति जान जाएगा कि उसका मतलब था कि मालिनी 100 करोड़ से अधिक नहीं ला सकती। ये सुनने के बाद मालिनी कड़वाहट से मुस्कुराई। मैं शायद 1 या 2 करोड़ का इंतजाम कर सकती हूँ, लेकिन 100 करोड़ से ज्यादा के लिए अगर मैं अभी हमारे परिवार का प्लेन चुरा कर बेच दूं तो क्या तब भी समय पर हो पाएगा? युवराज के चेहरे पर मुस्कान और गहरी हो गई। मैंने पहले कभी ध्यान क्यों नहीं दिया कि तुम्हारे अंदर वास्तव में इतना शरारती और मजाकिया पक्ष भी है। मालिनी यह सुनकर मुस्कुरा दी, फिर अपने पिछले परिपक्व और सुरुचिपूर्ण व्यवहार में लौट आए। ये देखकर देवांश मन ही मन युवराज को जवाब दिए बिना नहीं रह सका। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह जानती है कि तुम मरने वाले हो, इसलिए वह तुम पर तरस खाकर मजाक कर रही है। आखिरकार अगर अग्निहोत्री परिवार वास्तव में राणा परिवार के साथ हिसाब बराबर करने का फैसला करता है तो वे मालिनी को इसमें शामिल नहीं करेंगे। ज्यादा से ज्यादा उसे वरुण द्वारा वापस ले जाया जाएगा और कुछ समय के लिए रखा जाएगा, और एक बार जब वह उससे ऊब जाएगा तो वह उसे जाने देगा। इस पर बकरी जैसी दाढ़ी वाले मास्टर त्रिलोक भी बोले, इस बूढ़े आदमी के पास अभी भी एक छोटा सा लक्ष्य रकम है। अगर मिस्टर राणा को इसकी जरूरत है तो बेझिझक इसे ले लें और इस्तेमाल करें। युवराज ने यह सुनकर कृतज्ञतापूर्वक सिर हिलाया। मास्टर त्रिलोक से कहा। मास्टर त्रिलोक की महान दयालुता, युवराज राणा ने इसे नोट कर लिया है। हालांकि एक छोटा सा लक्ष्य महज ऊंट के मुंह में जीरा है, लेकिन फिर भी धन्यवाद मास्टर त्रिलोक। क्या सच में कोई और रास्ता नहीं है? मालिनी ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। दरअसल बेचना आसान है, मुश्किल हिस्सा इतने कम समय में इतना सारा पैसा निकालना है। युवराज ने गहरी आह भरी। बोलने के बाद उसने नीलामी के मंच पर रखे बेनाम कवच को घूरा। उसका चेहरा लालसा से भरा था। अगर मैं सिद्ध महागुरु स्तर हासिल कर पाता तो मुझे यहाँ इतना घबराने की क्या जरूरत होती? ये सुनकर देवांश, जो अब तक चुप था, भारी आवाज में पूछा, तुम सच में उस मनहूस चीज को इतना चाहते हो? युवराज ने सिर हिलाया। ये दूसरों के लिए एक आपदा हो सकती है, लेकिन मेरे लिए यह अग्निहोत्री परिवार के क्रूर उत्पीड़न को उखाड़ फेंकने का एक बेहतरीन अवसर है, भले ही इसका मतलब मौत हो। देवांश ने दबाव डाला। एक सच्चा मर्द जो इस धरती और आकाश के बीच पैदा हुआ है, जब तक मैं राणा परिवार के सदस्यों की रक्षा कर सकता हूँ। मुझे युवराज राणा को मौत का क्या डर है? युवराज ने जोश के साथ कहा। चूंकि बात ऐसी है तो ठीक है। देवांश ने अपनी बात खत्म की, अपना हाथ उठाया और नीलामी के मंच पर तारावर्धन की ओर हाथ हिलाया। ओम 100 करोड़ मुझे ये चाहिए। अध्याय 783 10 अरब से कम। 10 अरब 1000 करोड़। क्या तुम पागल हो गए हो? अमरता की गोली के लिए 1000 करोड़, मुझे लगता है कि यह लगभग ठीक है, लेकिन एक हत्यारे हथियार के लिए यह आदमी जरूर बेवकूफ है। यकीनन वह आदमी छोटे नवाब वरुण से इतना डर गया है कि उसका दिमाग खराब हो गया है।
वैसे तुम एक फटीचर जिसे कोई और अंदर लाया है, क्या तुम 1000 करोड़ ला भी सकते हो? उसकी तो छोड़ो, प्रेसिडेंट युवराज राणा भी शायद इतना पैसा नहीं ला सकते। बिल्कुल, मैंने अभी उन्हें पैसा जुटाने के लिए अचल संपत्तियां बेचने के लिए फोन पर बात करते देखा, लेकिन उन्होंने अभी भी पर्याप्त पैसा नहीं जुटाया है। क्या वह इसे मुफ्त में पाने की योजना बना रहा है? हाँ, इंद्रप्रस्थ एस्टेट में वह लंबी ड्रेस वाली और नंगे पैर वाली औरत उसे तुरंत सबक सिखाएगी। ... देवांश के शब्द उबलते तेल की कढ़ाई में डाले गए ठंडे पानी के लोटे की तरह थे, जिसने तुरंत पूरी कढ़ाई को तड़तड़ा दिया और विस्फोट कर दिया। देवांश ने इन तानों का एक शब्द भी नहीं सुना, बस अपनी कुर्सी पर स्थिर बैठा रहा, बेपरवाह दिख रहा था। देवांश, क्या तुम हमें मरवाने की कोशिश कर रहे हो? मालिनी हालांकि शांत नहीं रह सकी और तुरंत डांटा, 1000 करोड़? हम 1000 करोड़ कहाँ से लाएंगे? युवराज ने भी देवांश को दहशत में देखा। भाई, इंद्रप्रस्थ एस्टेट अग्निहोत्री परिवार से भी ज्यादा डरावना है। अगर हम अग्निहोत्री परिवार को नाराज करते हैं तो हम अभी भी एस्टेट से सुरक्षा मांग सकते हैं, लेकिन अगर हम इंद्रप्रस्थ एस्टेट को नाराज करते हैं तो हम सचमुच खत्म हो जाएंगे। इसमें घबराने की क्या बात है? मेरे पास अभी भी कुछ पैसे हैं, देवांश ने शांति से कहा। देवांश को इतना शांत देखकर वे एक पल के लिए प्रभावित हुए और सभी ने सोचा कि क्या यह आदमी कोई छिपा हुआ अरबपति हो सकता है। युवराज ने यहाँ तक पूछा, मुझे सच सच बताओ, तुम्हारे पास अभी कितनी लिक्विड कैपिटल नकद राशि है? जैसे ही यह सवाल पूछा गया, न केवल मालिनी और मास्टर त्रिलोक, बल्कि वरुण और सामने की पंक्ति में बैठे अन्य लोगों ने भी अपने कान खड़े कर लिए। वे देवांश की वित्तीय पृष्ठभूमि का पता लगाना चाहते थे। इन लोगों में शनाया और सना सबसे ज्यादा घबराई हुई थीं। उन्हें सबसे ज्यादा डर था कि देवांश वास्तव में एक अरबपति है, जिस स्थिति में उन्हें निश्चित रूप से बहुत पछतावा होगा। देवांश ने यह सुना, बिना किसी छिपाव के सीधे एक उंगली उठाए और शांति से कहा, 10 अरब 1000 करोड़ से कम। क्या कहा तुमने? युवराज खुद को बहुत स्थिर व्यक्ति मानता था, लेकिन देवांश की बातें सुनने के बाद वह लगभग अपनी कुर्सी से कूद गया। 1000 करोड़ से कम? ये सच है या झूठ? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। मालिनी हैरान थी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि देवांश इतना अमीर होगा। देवांश के शांत व्यवहार को याद करते हुए उसे अचानक एहसास हुआ, जैसे वह किसी सपने से जागी हो, कि वह नाटक नहीं कर रहा था। उसके पास सच में इस तरह की ताकत थी। लेकिन उसने शुरुआत में ऐसा क्यों नहीं कहा? उसे एक जोकर जैसा बना दिया, इतने समय तक उसका मजाक उड़ाया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। शनाया, सना, रिया और अन्य पूरी तरह से हक्के बक्के रह गए। खासकर सना और रिया। जब उन्होंने शनाया को देखा तो उनकी आंखों में कड़वाहट भरी थी। अगर वह और मालिनी उन्हें लगातार राजी नहीं कर रही होती तो वे शायद कल रात ही देवांश के बिस्तर में घुस गई होती। उस स्थिति में वह अब एक अरबपति की गर्लफ्रेंड होती। जब तक वह थोड़ी सी चाल चलती, जैसे कॉन्डोम में छेद करना या अन्यथा उसे पहनने से पहले ही समर्पण करने के लिए अपनी सारी अदाओं का उपयोग करना, और उसके बच्चे की मां बन जाती, तो उसे बाकी जिंदगी की चिंता नहीं करनी पड़ती। उन दो मोटे बड़े कान वाले रईसों की तुलना में जिनके साथ वे अभी थीं, देवांश वास्तव में एक सुपरस्टार आइडल था, है ना? कुत्ती शनाया, तूने मेरी खुशियां छीन ली। शनाया भी अब बहुत उलझन में थी। हालांकि वरुण बहुत अमीर था, लेकिन देवांश की तुलना में जो लापरवाही से लगभग 1000 करोड़ की संपत्ति पैदा कर सकता था, वह बस तुच्छ था। और तो और देवांश इतना हैंडसम था, भले ही वह उसे हर दिन तरह तरह से सताती, फिर भी यह एक खुशी होती, है ना? अगर वरुण ने उसे युवराज को गुस्सा दिलाने के लिए कोई बहाना खोजने के लिए नहीं कहा होता, तो अपनी अदाओं के साथ वह निश्चित रूप से देवांश को जीत सकती थी। बिस्तर में यह मासूम दिखने वाला लेकिन बिल्कुल जंगली आदमी, कमीने वरुण, तूने मुझसे मेरा अमीर और हैंडसम आदमी छीन लिया। उनके अलावा मौके पर मौजूद बाकी लोग भी पागल हो रहे थे। ये सच था कि वे सभी अरबपति थे जिनकी कीमत करोड़ों या अरबों में थी, लेकिन वह सब अचल संपत्तियों में था। वास्तव में उपयोग करने योग्य नकद पूंजी अगर उनके पास 200 या 300 करोड़ थी तो वह पहले से ही अधिकतम सीमा थी। लेकिन ये लड़का दूसरी तरफ वास्तव में लगभग 1000 करोड़ का लिक्विड फंड रखता था। आखिर उसकी वास्तविक संपत्ति कितनी होगी? बेशक कुछ लोग संदेह में रहे, ये सोचते हुए कि देवांश बस दिखावा करने और ध्यान आकर्षित करने के लिए डींग मार रहा है। हालांकि जबकि हर कोई संदेह में था, देवांश ने युवराज को बहुत ही आत्मविश्वास भरे लहजे में जवाब दिया, बेशक ये सच है, ये झूठ कैसे हो सकता है? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। नीलामी हॉल में ये सुनकर हर कोई अपनी सांसें थामे बिना नहीं रह सका। हे भगवान, क्या उसके पास सच में इतना पैसा है? ये हैंडसम आदमी आखिर करता क्या है? खैर, देवांश के लिए इन लोगों का संबोधन फटीचर से बदलकर हैंडसम आदमी हो गया था। सना और रिया यहाँ तक कि अपनी आंखों से शनाया और मालिनी को मार डालना चाहती थीं। शनाया मोटी चमड़ी की थी और उसे कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन मालिनी ने शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया। कुछ हद तक सना और रिया की जहरीली नजरों का सामना करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी।
ठीक ठीक कितना, मुझे बताओ, मुझे भी खुश होने दो, युवराज ने कहा, यहाँ तक कि अपनी पीठ सीधी कर ली। कई खाते मिलाकर, देवांश ने कहा, फिर गंभीरता से गणना करने लगा। जब सभी ने देखा कि उसके पास कई खाते हैं तो वे तुरंत और भी अधिक उत्साहित और उत्तेजित हो गए। केवल असली बड़े बॉस के पास जोखिम को नियंत्रित करने और अपने सभी अंडे एक ही टोकरी में न रखने के उद्देश्य से कई खाते होंगे। कहना पड़ेगा, ये हैंडसम आदमी स्पष्ट रूप से एक पैदाइशी बिजनेस टाइकून जैसा दिखता है। नीलामी खत्म होने के बाद चाहे कुछ भी हो, उन्हें जाकर उससे नमस्ते करनी होगी, और अगर उन्हें उसका संपर्क नंबर मिल सके तो यह और भी बेहतर होगा। और देवांश अपनी गणना पूरी करने के बाद युवराज से बोला, कुल मिलाकर 93। बाप रे, 93 अरब 9,300 करोड़। भाई, तुम तो मुझे झटका देकर मार ही डालोगे। युवराज सीधे खड़ा हो गया और आसपास चिल्लाया, क्या तुम सबने सुना? मैं बस पूछ रहा हूँ, क्या कोई और है? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। दृश्य शांत था और स्पष्ट रूप से कोई और नहीं था। यहाँ तक कि वरुण, जो सामने की पंक्ति में बैठा था, इस समय एक गूंगे की तरह था। अपना सिर मेज पर रखे स्वादिष्ट भोजन में गड़ाए हुए था, ऊपर देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। कहीं ऐसा न हो कि युवराज उसकी नाक की ओर इशारा करे और उसे कोसे। और उसने पहले ही योजना बनानी शुरू कर दी थी। यदि इंद्रप्रस्थ एस्टेट ने उसे शहर में सुरक्षा दी तो उसकी सारी योजनाएं बर्बाद हो जाएंगी और उसे मारने के लिए कोई और समय चुनना होगा। ठीक जब युवराज अपनी जीत का आनंद ले रहा था, देवांश ने हाथ बढ़ाया और उसकी आस्तीन खींची, फिर उससे फुसफुसाया, अरब नहीं। क्या अरब नहीं? युवराज का उत्साह अभी कम नहीं हुआ था और उसने उत्साह से पूछा। मैंने कहा, मेरे कई खातों को मिलाकर केवल 93 हैं। इकाई रुपये है, अरब नहीं। देवांश ने एक एक शब्द समझाया। उद्धरण चिन्ह ... विस्मयादिबोधक चिन्ह। 93 रुपये, इकाई रुपये है, अरब नहीं। युवराज तुरंत अपनी जगह पर जम गया, जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। देवांश ने सिर हिलाया, ये दर्शाता है कि युवराज सही था। हॉल में देखने वाले पहले तो दंग रह गए, फिर हंसी से लोटपोट हो गए। वे सभी इतनी जोर से हंस रहे थे कि दोहरे हो गए, कुछ के चेहरों पर तो आंसू भी आ गए। नहीं, तुम 93 रुपये, और तुमने मुझसे कहा 10 अरब से कम। युवराज ने जल्दी से पूछा। क्या वो वहां तक पहुंचा? देवांश ने एक स्वाभाविक बात की तरह जवाब दिया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर युवराज हक्का बक्का रह गया। ये वास्तव में नहीं पहुंचा, लेकिन क्या तुम्हें वास्तव में इतनी बड़ी संख्या कहने की जरूरत थी? क्या तुम किसी बंदर द्वारा भेजा गया जोकर हो? 93 रुपये, क्या तुम्हें ये कहने की जरूरत है कि तुम्हारे पास कई खाते हैं? युवराज ने गहरी सांस ली और फिर पूछा। पेटीएम में 25 रुपये, जीपे में 16 रुपये, फोन पे वॉलेट में 41 रुपये और ऐप से कॉइन रिडीम करने के बाद 11 रुपये, सब मिलाकर ठीक 93 होते हैं। कोई समस्या है? देवांश ने आइटम दर आइटम गणना की। ये सुनकर युवराज पूरी तरह से अवाक रह गया। वह अचानक अपनी कुर्सी पर गिर गया और एक बार फिर अपना क्लासिक डायलॉग बोला, मैं थक गया हूँ, सब खत्म हो जाने दो। मालिनी ने दूसरी तरफ देवांश को घूरा, उसकी आंखों से लगभग आग निकल रही थी। उसने अभी सोचा था कि यह लड़का काफी हैंडसम है, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह इतना बेस्वाद, गैर भरोसेमंद, घिनौना आदमी होगा। सना और रिया जब उन्होंने फिर से शनाया की ओर देखा तो उनकी आंखें तुरंत कृतज्ञता से भर गईं, यह महसूस करते हुए कि वे दो मोटे बड़े कान वाले रईस, क्या मोटे बड़े कान वाले, वे स्पष्ट रूप से समृद्ध थे। अगर कोई फिर से उन्हें चिकना कहने की हिम्मत करता है तो मैं, सना, रिया सबसे पहले असहमत होंगी। देवांश को फिर से देखते हुए, क्या कचरा है, न केवल वह गरीब है बल्कि उसने जानबूझकर सभी को गुमराह किया और दिखावा करने की कोशिश की, बस हद से ज्यादा घिनौना। जैसे जैसे हंसी धीरे धीरे कम हुई, चुपचाप खड़ी तारा वर्धन के पास देवांश से फिर से पूछने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सर, क्या आप अभी भी बोली लगा रहे हैं? ये सुनकर हर कोई दंग रह गया, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि नीलामी में एक कहावत थी, पैदल उठाने के बाद कोई पछतावा नहीं। इसका मतलब था कि जब तक आपने बोली लगा दी, भले ही आपके पास पैसे न हो, आपको इसकी भरपाई करने का कोई तरीका खोजना होगा। अपनी बात से मुकरने का कोई मौका नहीं था। फिर भी तारा वर्धन ने इतने सारे लोगों के सामने देवांश को अपनी बोली वापस लेने का मौका दिया, यह उन्हें कैसे चौंका नहीं सकता था। बेशक वे समझ भी सकते थे, आखिरकार देवांश ने पहले ही चीजों के लिए 7 या 800 करोड़ की बोली लगाई थी, इसलिए ये सम्मान तो देना ही था। इसके अलावा दूसरे पक्ष ने पहले ही अपना हाथ दिखा दिया था। पूरे प्रांत में केवल 93 रुपये बचे थे। क्या वे वास्तव में उसे 1000 करोड़ उधार लेने के लिए मजबूर करेंगे? ये स्पष्ट रूप से अवास्तविक था। चून की बात ऐसी थी तो फिर से नीलामी करना बेहतर था, शायद उन्हें बेहतर कीमत मिल सके। युवराज ने सुना कि तारा वर्धन उन्हें मौका देने को तैयार है और तुरंत बीच में बोला, कोई बोली नहीं, कोई बोली नहीं। वह बस एक गलतफहमी थी, उसके लिए खेद है। चून की ऐसी बात है तो हम फिर से शुरू करेंगे। तारा बोली फिर से शुरू करने ही वाली थी जब देवांश फिर चिल्लाया, किसने कहा कि मैं बोली नहीं लगा रहा?
पहले की तरह ही 100 करोड़, 1 पैसा कम नहीं। अध्याय 784 मेरे दिमाग में खजाने का नक्शा। धड़ाम, नीलामी। हॉल में तुरंत हंगामा मच गया, जिसके बाद तरह तरह के ताने, आहें और मजाक की आवाज़ें एक के बाद एक आने लगीं। सना ने अपना सिर हिलाया, अपने आप से बड़बड़ाते हुए, जैसी करनी वैसी भरनी। भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकता। शुक्र है मैंने तुम्हें उस समय नहीं चुना। मालिनी ने यहाँ तक कि डांटा, ओ देवांश, तुम तब तक नहीं रुकोगे जब तक युवराज को मार न दो, है ना? युवराज कुछ नहीं बोला, वह बस अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया, मौत का इंतजार करने के लिए तैयार था। तारावर्धन ने शोरगुल वाले हॉल को शांत करने के लिए काफी प्रयास किया, फिर देवांश को अविश्वास भरे भाव से देखा और पूछा, सर, क्या आप वाकई बोली लगाना चाहते हैं? बिल्कुल पक्का, चलो प्रक्रिया का पालन करें और पूछें कि क्या कोई बोली बढ़ाना चाहता है, देवांश ने निश्चितता के साथ कहा। जब सभी ने ये सुना तो वे तुरंत समझ गए, ये लड़का जानबूझकर कीमत बढ़ा रहा है, सब खरीदार को फंसाने के लिए। उसकी बदकिस्मती, हम पहले ही उसकी चालें देख चुके हैं और अब कोई भी बोली नहीं लगाएगा। 100 करोड़, एक बार। क्या कोई अन्य बॉस अपनी बोली बढ़ाना चाहता है? हालांकि तारा ने उम्मीद से दर्शकों को देखा, लेकिन वास्तव में उसे कोई उम्मीद नहीं थी। आखिरकार ऐसी चीज पर कौन 100 करोड़ खर्च करना चाहेगा जो जान ले सकती है? नीलामी घर ने सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद कीमत 10 करोड़ रखी थी, क्योंकि उस कीमत पर महागुरु स्तर तक ले जाने वाला खजाना हासिल करना वास्तव में फायदेमंद था। लेकिन इससे अधिक, और यह इसके लायक नहीं होगा। फिर भी 10 करोड़ पर भी किसी ने पहले बोली नहीं लगाई थी। मिस तारा, बस हथौड़ा चलाओ, केवल एक बेवकूफ ही बोली लगाना जारी रखेगा, वरुण ने दर्शकों के बीच से चिल्लाया, उसके शब्द व्यंग्य से भरे थे। जैसे ही उसने बोला, उसे तुरंत अधिकांश लोगों की सहमति मिल गई, जिन्होंने मिस तारा से जल्दी से हथौड़ा चलाने का आग्रह किया। एक पेशेवर नीलामीकर्ता के रूप में तारा बोली लगाने वालों से प्रभावित नहीं हो सकती थी, इसलिए उसने अपना गला साफ किया और फिर प्रोटोकॉल का पालन करते हुए घोषणा की, 100 करोड़ 2 बार, 100 करोड़ 3 बार। बिक गया। आइए इस सज्जन को बधाई दें। जैसे ही उसके शब्द गिरे, पूरे स्थल पर उत्साहपूर्ण तालियां गूंज उठीं, ताली ताली ताली, लगातार। बेशक वे वास्तव में देवांश के लिए खुश नहीं थे, बल्कि उसका मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन मजाक के बावजूद हॉल अपेक्षाकृत सामंजस्यपूर्ण बना रहा। लेकिन तभी शनाया अचानक खड़ी हो गई और मंच पर तारा से कहा, मिस तारा, मुझे लगता है कि आपको उसकी वित्तीय स्थिति की पुष्टि करनी चाहिए। क्या होगा अगर सामान उसे बेच दिया जाए और वह भुगतान न कर सके? क्या ये बस परेशानी पैदा करना नहीं है? आपकी अच्छी नीयत के लिए धन्यवाद मिस, लेकिन इस नीलामी के नियमों के अनुसार कोई भी बोली लगाने वाला जो यहाँ तक आ सकता है, उसे वित्तीय सत्यापन की आवश्यकता नहीं है। यह एक पुरानी परंपरा है, तारा ने मुस्कुराते हुए कहा। शनाया, ऐसा इसलिए है क्योंकि पिछले बोली लगाने वाले या तो अमीर थे या रईस, इसलिए स्वाभाविक रूप से किसी वित्तीय सत्यापन की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन ये सज्जन, पूरे सम्मान के साथ, भले ही आप इसे बेच दें, आपको शायद 10 लाख भी न मिलें। यह, तारा हिचकिचाई, आपने अभी स्थिति सुनी, उसके पास केवल 93 रुपये हैं। क्या आपको लगता है कि उसे बोली जारी रखने देना उचित है? शनाया ने आक्रामक रूप से दबाव डाला। बेशक, मैं भी आपकी नीलामी की भलाई के लिए ऐसा कर रही हूँ। रही बात कि आप इस सुझाव को अपनाती हैं या नहीं, यह आपका काम है। मैंने अपनी बात कह दी। बोलने के बाद शनाया वापस बैठ गई। ध्यान का केंद्र बनने का वह एहसास बस बहुत ही शानदार था। और जब तारा ने यह सुना तो उसे शनाया के प्रति कोई आभार महसूस नहीं हुआ, बल्कि उसके प्रति गहरी नफरत महसूस हुई। अगर तुम दावा करती हो कि तुम हमारी नीलामी की भलाई के लिए ऐसा कर रही हो, तो तुमने हथौड़ा गिरने से पहले इसे क्यों नहीं उठाया? अब जब फैसला हो गया है, तुम चाहती हो कि मैं उसकी वित्तीय स्थिति की जांच करूं। तुम हमारी नीलामी को किस स्थिति में डाल रही हो? और मेरे तारावर्धन के बारे में क्या? तुम किसी और के कंधे पर रखकर बंदूक चलाने की कोशिश कर रही हो और तुम इसे मुझ पर, तारावर्धन पर आजमा रही हो। तुम छोटी बच्ची अभी भी बहुत नादान हो। आपके सुझाव के लिए धन्यवाद मिस, लेकिन नीलामी घर के नियम, जो इतने सालों से लागू हैं, बदले नहीं जा सकते। इसलिए हम उस सज्जन की वित्तीय स्थिति का सत्यापन नहीं करेंगे। तो नीलामी जारी रहेगी, तारा ने विनम्रता और संयम के साथ कहा। बोलने के बाद तारा नीलामी जारी रखने के लिए तैयार हुई, लेकिन शनाया, जो अभी बैठी थी, अचानक फिर से खड़ी हो गई और तारा पर चिल्लाई, क्या तुम एक पेशेवर नीलामी करता भी हो? मैंने पहले ही कहा कि उस फटीचर के पास पैसे नहीं हैं और तुम अभी भी उसे बोली जारी रखने दे रही हो। क्या तुम फिर नीलामी घर के नुकसान के लिए जिम्मेदार होगी? एक पेशेवर नीलामीकर्ता के रूप में तारा को इससे ज्यादा नफरत किसी और चीज से नहीं थी कि उसे बताया जाए कि वह पेशेवर नहीं है। इसलिए वह, जो हमेशा अपने अच्छे स्वभाव के लिए जानी जाती थी, एक छिपी हुई धमकी के साथ जवाब दिया। नीलामी घर ने ऐसा नियम बनाने की हिम्मत की, स्वाभाविक रूप से ऐसी स्थितियों का अनुमान लगाते हुए।
यदि आपको मेरे इसे संभालने के तरीके पर कोई आपत्ति है तो आप सीधे नीलामी घर के नेतृत्व से बात कर सकती हैं, लेकिन इस बिंदु पर तारा जानबूझकर रुकी, शनाया के पूछने का इंतजार कर रही थी। शनाया वास्तव में इसमें फंस गई, गुस्से में पूछ रही थी, क्या तुम अपनी बात एक सांस में पूरी कर सकती हो? लेकिन क्या? लेकिन तुम्हारी हैसियत के साथ मुझे डर है कि तुम इस जन्म में नीलामी घर के नेतृत्व से नहीं मिल पाओगी। तारा ने एक ठंडी आह भरी, फिर हथौड़ा नीचे लाया और कहा, अगला आइटम। तुम। शनाया अपना गुस्सा जारी रखने ही वाली थी, लेकिन वरुण की एक नज़र से रुक गई। शनाया को समझ नहीं आया, वह स्पष्ट रूप से उसके कहने पर तारा पर हमला कर रही थी, तो वह अब उसे क्यों रोक रहा था? क्या वह बस उसका मजाक नहीं बना रहा था? लेकिन उसने अपना गुस्सा बोलने की हिम्मत नहीं की, बस उसे निगल गई, उसे अंदर ही अंदर सुलगने दिया। शनाया को समझ नहीं आया, लेकिन वरुण बहुत अच्छी तरह समझ गया, ये दूसरा पक्ष उसे चेतावनी दे रहा था। हालांकि दूसरे पक्ष ने कहा कि शनाया के पास योग्यता नहीं है, लेकिन वास्तव में ये कह रहा था कि उसके, वरुण अग्निहोत्री के पास योग्यता नहीं है। नासिक में अग्निहोत्री परिवार का रुतबा सभी जानते थे, फिर भी दूसरा पक्ष ऐसी बातें करने की हिम्मत करता था, जिसका मतलब था कि दूसरे पक्ष की ताकत नासिक के अग्निहोत्री परिवार को नजरअंदाज करने के लिए पर्याप्त थी। ये पता लगाने के बाद वरुण स्वाभाविक रूप से शनाया को बहस जारी रखने देने की हिम्मत नहीं कर सकता था, वरना वह पूरे अग्निहोत्री परिवार को नीचे खींच सकता था। अफसोस, अग्निहोत्री परिवार अभी भी बहुत कमजोर है। अगर वे इस बार राणा परिवार को हड़प सके तो शायद वे एक और कदम आगे बढ़ा सकें। ये सोचते हुए वह अपना सिर घुमाने और युवराज को देखने से खुद को नहीं रोक सका, जो अपनी कुर्सी पर ढह गया था। अपनी शिकार को देखते हुए उसकी आंखों में एक शिकारी की नजर थी। अगला आइटम जो नीलामी के मंच पर लाया गया वह एक प्राचीन कांस्य डिस्क थी, लगभग हथेली के आकार की। तारा के परिचय के अनुसार यह एक रक्षा कवच था जो बिना किसी साइड इफेक्ट के आसानी से पिस्तौल की गोलियों को रोक सकता था। जैसे ही ये शब्द बोले गए, सभी रईसों की आंखें चमक उठीं। भले ही शुरुआती बोली 20 करोड़ थी, लेकिन इन अमीर लोगों के लिए जो अपनी जान की परवाह करते थे और मौत से डरते थे, ये रकम महज जेब खर्च थी। इसलिए जैसे ही तारा ने बोली शुरू करने की घोषणा की, ये लोग जैसे कि उनमें कोई दवा डाल दी गई हो, हताशा में अपने बोली लगाने वाले पैदल उठाने लगे, इस डर से कि आइटम कोई और छीन लेगा। ये डिस्क उस बेनाम कवच की तरह पहले उस तहखाने में पड़ी थी और दोनों में रिफाइन किए जाने की दिव्य ऊर्जा थी, जिससे पता चलता है कि वे एक ही जगह से आए होंगे। रही बात इसे रक्षा कवच कहने की, तो ये कहना अधिक सटीक होगा कि यह उस बेनाम कवच का हृदय रक्षक दर्पण था। बिल्कुल सही। नीलामी घर ने चालाकी से वस्तुओं के इस पूरे सेट को अलग अलग नीलाम करने के लिए अलग कर दिया था। क्योंकि यह एक हृदय रक्षक दर्पण था, इसलिए सामान्य गोलियों को रोकना कोई समस्या नहीं थी। लेकिन अगर इसका सामना पूर्ण अंतर शक्ति या उससे ऊपर के किसी योद्धा से होता, तो यह उसी तरह मर जाता, बिना किसी बातचीत की गुंजाइश के। देवांश को इन वस्तुओं में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि वह आसानी से एक सामान्य प्रयास से बेहतर चीजें बना सकता था। लेकिन देवांश को जो जिज्ञासा थी वह ये थी कि ये चीजें कहाँ से आईं। ठीक इसी वजह से वह एक कवच के सेट के लिए भारी कीमत चुकाने को तैयार था, जिससे उसे नीलामी घर से इन वस्तुओं की उत्पत्ति के बारे में पूछताछ करने का मौका मिल जाता। और वह इन वस्तुओं की उत्पत्ति में इसलिए दिलचस्पी रखता था क्योंकि उसे लगता था कि जिस जगह से ये चीजें पैदा हो सकती हैं, वह कोई छोटा मोटा साधना संप्रदाय नहीं होना चाहिए था। चूंकि यह एक साधना संप्रदाय था, शायद वह कुछ उच्च गुणवत्ता वाले स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने खरीद सकता था। इसके अलावा जब उसने इन वस्तुओं की जांच करने के लिए अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग किया, तो कोई उसकी दिव्य दृष्टि को लॉक करने में सक्षम था, जिससे देवांश और भी उत्सुक हो गया। ठीक है, 15 करोड़ एक बार। क्या कोई और बॉस अपनी बोली बढ़ाना चाहता है? तारा ने चारों ओर देखा, उसके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी। हालांकि एक दौर के बाद उसने देखा कि बहुत से लोग स्पष्ट रूप से इसे चाहते थे, लेकिन कीमत चुकाने में असमर्थ थे। वह युवा महिला जिसने हमें अभी बहुमूल्य सलाह दी, मुझे लगता है कि यह रक्षा कवच आपके लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। क्या आपको अपनी बोली बढ़ाने की आवश्यकता है? तारा ने चारों ओर चक्कर लगाया और किसी और को बोली लगाते न पाकर शनाया से एक खिली हुई मुस्कान के साथ पूछा। हर कोई समझ गया कि यह कुछ हद तक निजी दुश्मनी थी। आपके लिए विशेष रूप से उपयुक्त का क्या मतलब था? क्या ये परोक्ष रूप से शनाया को कष्टप्रद नहीं कह रहा था, और यह कि वह किसी भी क्षण आपदा को आमंत्रित कर सकती है? तुम्हारा क्या मतलब है? शनाया ने मेज पर हाथ मारा, इतनी उत्तेजित कि वह अपनी अभिव्यक्ति को संभालना भूल गई। क्या मैंने कुछ गलत कहा? मुझे वास्तव में खेद है। मैं अन्य बॉस से पूछूंगी जो बोली लगा सकते हैं। तारा ने अपनी मुस्कान बनाए रखी, गुस्से का कोई संकेत नहीं दिखाया। और उसके 3 शब्द जो बोली लगा सकते हैं, एक चाकू की तरह थे जो शनाया के दिल में तेजी से चुभ गए, क्योंकि इसका स्पष्ट मतलब था कि शनाया एक कंगाल थी और अपने बॉयफ्रेंड के बिना वह कुछ भी नहीं थी, कीमत चुकाने में पूरी तरह से असमर्थ।
शनाया स्वाभाविक रूप से तारा के शब्दों में छिपे अर्थ को समझ गई, इसलिए वह गुस्से से उबल रही थी। उस मोहक चुड़ैल को जाकर फाड़ देने के अलावा और कुछ नहीं चाहती थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं की, क्योंकि वरुण ने इसकी अनुमति नहीं दी थी, इसलिए वह ऐसा नहीं कर सकती थी। इसके अलावा उसे अपनी कुलीन शान की छवि बनाए रखनी थी और ऐसे अवसर पर बिल्कुल भी अपना सम्मान नहीं खो सकती थी, अन्यथा एक बार जब वह वरुण को शर्मिंदा कर देती तो अंत में उसे ही भुगतना पड़ता। आइटम वास्तव में अच्छा है, लेकिन कीमत वास्तव में महंगी है, युवराज ने बड़बड़ाया, लकड़ी के स्टैंड पर कांस्य डिस्क को देखते हुए। तुम्हें ये चाहिए? देवांश ने लापरवाही से पूछा। युवराज ये सुनकर अवचेतन रूप से सिर हिलाया, इतनी अच्छी चीज कौन नहीं चाहेगा। जैसे ही उसने बोला, युवराज को कुछ एहसास हुआ। वह जल्दी से अपनी कुर्सी के पीछे से उठा, सीधे देवांश को पकड़ लिया और बोला, अभी भी हिल गया था, धत तेरे की, बाल बाल बचे, मैंने लगभग तुम्हें हाथ उठाने और बोली लगाने दिया होता। बाद की नीलामियों में देवांश को आमतौर पर कोई दिलचस्पी नहीं थी, जबकि युवराज आमतौर पर सब कुछ चाहता था लेकिन इसे खरीद नहीं सकता था, इसलिए वह केवल देख सकता था। इसके अलावा उन्होंने पहले ही संयुक्त रूप से लगभग 20 करोड़ का सामान खरीद लिया था, हालांकि वे इसके लिए भुगतान नहीं कर सकते थे, अस्थायी रूप से पहले स्थान पर थे, इसलिए फिर से बोली लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। बेशक उसका पहला स्थान बहुत अस्थिर था, क्योंकि वह हृदय रक्षक दर्पण पहले ही 15 करोड़ की कीमत पर पहुंच चुका था। अगर उस आदमी ने एक और आकस्मिक चाल चली तो वे दूसरे स्थान पर होंगे। युवराज ने 1 घंटे से अधिक समय घबराहट में बिताया और अंत में कोई नई वस्तु नीलामी के मंच पर नहीं लाई गई। यह आखिरकार खत्म हो गया। भाई, मैं इतना घबराया हुआ था कि मैंने लगभग अपनी पैंट गीली कर दी थी, युवराज ने कहा, लगभग गिरते हुए। देवियों और सज्जनों, अब है इस नीलामी का अंतिम, स्वर्ग और पृथ्वी का खजाना, तारावर्धन ने अचानक घोषणा की, जिससे तुरंत सभी की जिज्ञासा बढ़ गई। जो आइटम अभी ग्रैंड फिनाले के रूप में नीलाम किए गए थे वे प्रत्येक आश्चर्यजनक थे। क्या इससे भी अधिक शक्तिशाली खजाना हो सकता है? सभी ने एक दूसरे को देखा, सोच रहे थे कि तारा किस रहस्य का संकेत दे रही थी। देवियों और सज्जनों, सच कहूं तो अभी ग्रैंड फिनाले के रूप में दिखाई देने वाले सभी खजाने एक ही जगह से आए थे, तारावर्धन ने कहा। उसके शब्दों ने सभी को चौंका दिया, और जैसे ही उसने ये कहा, पूरा हॉल तुरंत बेचैन हो गया। कहाँ? मैं इस खजाने के नक्शे के लिए 1 करोड़ देने को तैयार हूँ। क्या तुम बेवकूफ हो? अगर उनके पास वास्तव में खजाने का नक्शा होता तो क्या वे इसे तुम्हें बेचते? और केवल 1 करोड़ के लिए? तुम क्या सोच रहे हो? मिस तारा, क्या ये सच है? आप हमसे झूठ नहीं बोलेंगी, है ना? ... तारावर्धन ने सभी को शांत करने के लिए हाथ उठाया, फिर अपनी स्पष्ट आवाज के साथ मुस्कुराए और कहा, नीलामी घर नीलामी की वस्तुओं की प्रामाणिकता की गारंटी नहीं देता है, लेकिन नीलामीकर्ता झूठ नहीं बोलेगा, इसलिए हर कोई निश्चिंत हो सकता है कि यह जानकारी बिल्कुल प्रामाणिक है। ये सुनकर हर कोई पूरी तरह से उत्साहित हो गया। तारा से उन्हें सटीक स्थान बताने का आग्रह करने लगा। सटीक स्थान के लिए सच कहूं तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन नीलामी घर ने मेरे दिमाग में एक जानकारी छोड़ दी है। जो कोई भी इस जानकारी पर बोली लगा सकता है वह उन खजानों के खुदाई स्थल को जान पाएगा और शायद वहां अन्य खजाने भी मिल सकते हैं। तारा ने अपनी नाजुक उंगली बढ़ाई और अपने सिर की ओर इशारा किया, फिर कहा, इसलिए आज की इस नीलामी का अंतिम, स्वर्ग और पृथ्वी का खजाना, मेरे दिमाग में मौजूद ये जानकारी है। जल्दी करो और हमें शुरुआती कीमत बताओ, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। दर्शकों में से कोई चिल्लाया। तारा ये सुनकर थोड़ा सिर हिलाया और मुस्कुराई, इस बार कोई शुरुआती कीमत नहीं है और कोई न्यूनतम वृद्धि नहीं है। केवल एक नियम है, सबसे ऊंची बोली लगाने वाला जीतेगा। अध्याय 785 650 करोड़ और 1 रुपया। जैसे ही शब्द गिरे पूरा हॉल तुरंत फट पड़ा। मैं 5 करोड़ देता हूँ। नहीं, मैं 50 करोड़ देता हूँ। 50 करोड़। बोली लगाने वाले पहले व्यक्ति ने तुरंत कीमत को 50 करोड़ तक बढ़ा दिया, जिससे उन लोगों को अपने शब्द निगलने पड़े और फिर से सोचना पड़ा जिन्होंने मूल रूप से 50 करोड़ से कम की बोली लगाने का इरादा किया था। 100 करोड़। मैं 100 करोड़ देता हूँ। 200 करोड़। मुझे ये खजाने का नक्शा चाहिए ही चाहिए। 300 करोड़। 310 करोड़। 320 करोड़। 325 करोड़... ... उनकी बोलियां सुनकर देवांश बता सकता था कि इनमें से अधिकांश लोगों के पास लगभग 300 करोड़ नकद थे और ज्यादा से ज्यादा वे शायद 400 करोड़ इकट्ठा कर सकते थे। इसलिए 300 करोड़ से पहले उन सभी ने आक्रामक रूप से बोली लगाई, लेकिन एक बार जब ये 300 करोड़ को पार कर गया तो उनकी बोलियां रूढ़िवादी होने लगीं। और ठीक जब अंतिम बोली 362 करोड़ तक पहुंची, भीड़ में एक बॉस ने अचानक नीलामी मंच पर चिल्लाया, मिस तारा, क्या इस खजाने का भुगतान किस्तों में किया जा सकता है? यदि ऐसा है तो मैं 400 करोड़ का प्रस्ताव देता हूँ। जैसे ही ये शब्द सामने आए, हॉल में तुरंत खलबली मच गई। स्पष्ट रूप से ये प्रश्न उनके मन की बात थी।
लोगों ने तारा को कुछ कहते हुए सुना, लेकिन वे पूरी तरह समझ नहीं पाए कि वह क्या था। जिस व्यक्ति ने पहले प्रश्न पूछा था उसने फिर से चिल्लाया, आह मिस तारा, आपने क्या कहा? किस्तों की अनुमति है? ओह, तो मेरी बात छोड़ो। होकर तिरस्कारपूर्ण हूटिंग की एक लहर तुरंत हॉल में भर गई। सभी को लगा कि वह लड़का हैंडसम है, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसा जोकर होगा। लेकिन उसकी शुरुआत के साथ उपस्थित बॉस को बोली लगाने का एक और तरीका मिल गया, इसलिए कोई तुरंत हूटिंग के बीच खड़ा हुआ और चिल्लाया, मिस तारा, 400 करोड़ मैं किस्तों में भुगतान करूंगा। हालांकि जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया और इससे पहले कि अन्य बॉस इसमें शामिल हो पाते, नीलामी मंच पर तारा बोली, मैं माफी चाहती हूँ। शायद उस व्यक्ति ने अभी स्पष्ट रूप से नहीं सुना, या शायद मेरी आवाज पर्याप्त तेज नहीं थी। नीलामी घर के नियमों के अनुसार यह नीलामी किस्तों की अनुमति नहीं देती है, पूरी राशि का भुगतान एकमुश्त किया जाना चाहिए। तारा ने नियम को फिर से बताया, जानबूझकर उसके शब्दों की गलत व्याख्या से नाराज नहीं हुई। उसका लहजा दयालु था और वह मुस्कुराई, एक बहुत ही आरामदायक प्रभाव दिया। कोई किस्त नहीं, ये लोगों के लिए बहुत मुश्किल है ना? आज के समय में कौन एक बार में 400 करोड़ नकद ला सकता है? बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि हम पैसे का भुगतान नहीं कर सकते, बस बात यह है कि हमारे पास इतना नकद नहीं है। ऐसा कैसे रहेगा? भले ही किस्तों की अनुमति न हो, 1 महीने की मोहलत तो ठीक होनी चाहिए, है ना? हाँ, हमें 1 महीना दें और हम निश्चित रूप से पैसे सौंप देंगे, भले ही आप थोड़ा ब्याज लें, ये ठीक है। मिस तारा, ये जनता की आवाज़ है और यह आपके नीलामी घर की भलाई के लिए भी है। चलो ऐसा ही करते हैं। हॉल सुझावों से गूंज उठा। सभी उम्मीद कर रहे थे कि नीलामी घर उन्हें पैसा जुटाने के लिए कुछ समय देगा, लेकिन चाहे उन्होंने कुछ भी कहा हो, तारा ने बस अपना सिर हिलाया। मैं सबकी भावनाओं को समझती हूँ, लेकिन नियम नियम है। मुझे वास्तव में खेद है। ये सुनकर हर किसी ने तुरंत आह भरी, शिकायत की कि नीलामी घर लचीला नहीं है और इतनी छोटी सी बात के लिए अपवाद भी नहीं बना सकता। लेकिन अपनी शिकायतों के बावजूद उन्होंने तारा पर कोई अभद्र टिप्पणी नहीं की, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि नीलामी घर नियमों के बारे में सख्त थे। ठीक पहले की तरह जब उस लड़के देवांश के पास स्पष्ट रूप से पैसे नहीं थे, तब भी तारा ने उसके फंड को सत्यापित करने से इनकार कर दिया, ठीक उन नियमों को बनाए रखने के लिए जो उन्होंने निर्धारित किए थे। इसलिए अब जबकि तारा उनके लिए नियम तोड़ने को तैयार नहीं थी, वे समझ सकते थे। मिस तारा, चूंकि किस्तों की अनुमति नहीं है और 1 महीने की मोहलत भी नहीं दी गई है, क्या हम किसी कंपनी को ट्रांसफर या गिरवी रख सकते हैं? मैं वास्तव में आपके दिमाग में मौजूद जानकारी का लालच करता हूँ। कृपया मिलनसार बने। बिल्कुल, मेरा बैंक कम से कम 10,000 करोड़ का है। कैसा रहेगा अगर मैं इसे सीधे आपको ट्रांसफर कर दूं? 10,000 करोड़ और तुम बोलने की हिम्मत करते हो? मेरा गरुड़ ग्रुप, जैसा कि हर कोई जानता है, 10,000 करोड़ का है। मैं भी इसे सीधे आपको ट्रांसफर कर दूंगा। सभी को अपना परिचय देते हुए सुनकर शनाया, सना और अन्य फ्लाइट अटेंडेंट दंग रह गईं, उनके मुंह खुले रह गए। साथ ही फ्लाइट अटेंडेंट इन लोगों के चेहरों को याद करने की पूरी कोशिश कर रही थी, ये सोचते हुए कि नीलामी खत्म होने के बाद चाहे उनका परिवार हो या न हो, वे जाकर नमस्ते कहेंगी। प्रिय बॉस, मैं माफी चाहती हूँ, शायद मेरी व्याख्या पर्याप्त स्पष्ट नहीं थी, जिससे कुछ गलतफहमी हुई। नीलामी घर के नियम कहते हैं कि केवल नकद स्वीकार किया जाता है और किसी भी प्रकार की देरी, गिरवी या हस्तांतरण की अनुमति नहीं है। तारा ने विनम्र रवैये के साथ फिर से समझाया। जैसे ही वह बोली, हॉल एक बार फिर विलाप से भर गया। हर कोई अपनी छाती पीट रहा था और अपने पैर पटक रहा था, पछता रहा था कि उन्होंने पहले से अधिक नकद क्यों नहीं तैयार किया। लेकिन फिर कौन सोच सकता था कि इस साल की नीलामी में इतना अनमोल खजाना होगा। और इस समय किसी और ने बात की, पूछा, मिस तारा, आप जो कह रही हैं उसके अनुसार जब तक पैसा पर्याप्त है, नीलामी घर हमें किसी भी तरह से पैसा हासिल करने से नहीं रोकता है ना? तारा ने सिर हिलाया और कहा, सैद्धांतिक रूप से हाँ। तो अगर हम में से कई लोग इस खजाने के नक्शे पर बोली लगाने के लिए सहयोग करते हैं, तो आपके नीलामी घर को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, है ना? जैसे ही ये शब्द बोले गए, हॉल में लगभग सभी बॉस की आंखें चमक उठीं। कुछ तेज लोगों ने पहले ही अपने फोन निकाल लिए थे और सहयोगियों से संपर्क करना शुरू कर दिया था। स्वाभाविक रूप से उस पर कोई आपत्ति नहीं है, तारा ने सिर हिलाया। ये सुनकर और भी बॉस ने अपने फोन निकाल लिए। हालांकि तारा की आवाज फिर गूंजी, ये जानकारी मेरे दिमाग में एक विशेष तरीके से जमा है। एक बार सफलतापूर्वक बोली लगने के बाद मैं केवल एक गुप्त तकनीक का उपयोग करके इसे एक व्यक्ति को ही बता सकती हूँ। एक बार बता दिए जाने के बाद मेरे पास अब ये जानकारी नहीं होगी। जो सहयोगी इसे जानना चाहते हैं, उन्हें प्राप्तकर्ता को ढूंढना होगा। इसलिए यदि आप संयुक्त रूप से बोली लगा रहे हैं, तो आपको पहले से तय करना होगा कि जानकारी किसे प्राप्त होगी। ये सुनकर हर कोई हक्का बक्का रह गया।
क्योंकि तारा के शब्द बहुत स्पष्ट थे, चाहे उनके पास कितने भी सहयोगी हों, उनमें से केवल एक को ही अंततः जानकारी प्राप्त होगी। इस तरह अगर वह व्यक्ति जानकारी साझा करने से इनकार करता है या मनगढ़ंत संस्करण बनाता है तो अन्य सहयोगी उसके खिलाफ शक्तिहीन होंगे। ऐसी जगह का सामना करते हुए जो इतने सारे खजाने दे सकती है, कौन गारंटी दे सकता है कि जानकारी प्राप्त करने वाला व्यक्ति स्वार्थी होकर कार्य नहीं करेगा। इसलिए तारा के बोलने के बाद जो ग्रुप चैट अभी बनी थी, 1 मिनट से भी कम समय पहले वह मौत की तरह भयानक रूप से शांत हो गई। ठीक है, अगर कोई और बोली नहीं लगा रहा है तो मैं कीमत पुकारना शुरू करूंगी, तारा ने कहा। फिर पुकारना शुरू किया। 362 करोड़ पहली बार। वरुण ने अपना बैंक खाता चेक किया और पाया कि परिवार का पैसा पहले ही ट्रांसफर हो चुका है और उसके मुंह के कोने तुरंत थोड़े ऊपर की ओर मुड़ गए। उसने अभी अभी परिवार को यहाँ की स्थिति की सूचना दी थी जबकि हर कोई तारा के साथ बातचीत कर रहा था और परिवार ने तुरंत उसे पैसे ट्रांसफर करने के लिए संसाधनों को जुटाया, पूरे 500 करोड़। 300 करोड़ जो परिवार ने उसे पहले दिए थे उन्हें मिलाकर अब उसके पास 800 करोड़ थे। 15 करोड़ जो उसने पहले ही खर्च कर दिए थे, उन्हें काटने के बाद उसके पास अभी भी 650 करोड़ बचे थे जो पूरी नीलामी को साफ करने के लिए पर्याप्त थे। लेकिन परिवार ने उसे एक आदेश भी दिया था, यदि वह खजाने का नक्शा हासिल नहीं कर सका तो उसे अग्निहोत्री परिवार में वापस नहीं लौटना चाहिए। इसलिए उसने हाथ बढ़ाया और शनाया के पैर को थपथपाया जो उसके बगल में बैठी थी और उसकी ओर सिर हिलाया। ये देखकर उसका छोटा सा दिल तुरंत उत्साह से फटने जैसा महसूस करने लगा। यह उसका फिर से ध्यान का केंद्र बनने का क्षण था। हजारों लोगों द्वारा देखे जाने का वह घमंड, हर बार जब उसने इसे अनुभव किया तो वह उसमें डूब गई, जिससे वह खुद को रोक नहीं पाए। उसने विशेष रूप से अपने कपड़े ठीक किए, फिर बेहद बेपरवाह होने का नाटक किया जैसे उसने अपने हाथ में नंबर प्लेट उठाई, संयम का ढोंग किया और कहा 363 करोड़। ठीक है, इस यंग मिस ने 363 करोड़ की बोली लगाई है। क्या कोई इससे अधिक बोली लगाने वाला है? हालांकि तारा शनाया से बहुत नाराज थी, लेकिन उसकी पेशेवर नैतिकता ने अभी भी उसके चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। वर्तमान कीमत 363 करोड़ है। इतनी रहस्यमय जानकारी के लिए ये कीमत अभी भी बहुत सार्थक है। आखिरकार अगर इसी तरह के खजाने मिलते हैं तो नीलामी घर उन्हें ऊंची कीमत पर वापस खरीदने को तैयार है। जैसे ही तारा ने ये कहा, बॉस की आंखें तुरंत फिर से चमक उठीं। लेकिन अपने उत्साह के बीच वे खेद में आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सके। खुद को पहले से पर्याप्त नकद तैयार न करने के लिए दोषी ठहराया। और शनाया भीड़ के निराश चेहरों और उनकी ईर्ष्यालु नजरों को देखकर महसूस किया कि उसके पैर लगभग कमजोर हो गए हैं। चीखने की इच्छा को जबरन दबाते हुए शनाया ने लगभग अपना पूरा शरीर वरुण पर झुका दिया। फिर फुसफुसाई, अगर कोई और बोली लगाता है तो क्या मुझे फिर से कीमत बढ़ानी चाहिए? वह वास्तव में इस भावना से प्यार करती थी, इसलिए वह नहीं चाहती थी कि यह इतनी जल्दी खत्म हो जाए। वह इसे कुछ और बार अनुभव करना चाहती थी। वह सना और रिया की आंखों में ईर्ष्या देखना चाहती थी जब वे उसकी ओर देखती थीं, सीधे उनकी हड्डियों तक। वरुण ने ये सुना और जवाब देने में जल्दबाजी नहीं की, बल्कि दो बुजुर्गों की और देखा। वे दोनों तुरंत समझ गए और एक विशेष तकनीक का उपयोग करते हुए वरुण के चारों ओर एक ध्वनि अवरोध बना दिया, जिससे उनकी बातचीत दूसरों द्वारा नहीं सुनी जा सकती थी। दो बुजुर्गों को सिर हिलाते देखने के बाद वरुण ने फिर शनाया से कहा, जब तक ये 650 करोड़ से अधिक नहीं होता तब तक ठीक है। हालांकि तुम जितना अधिक बचाओगी मैं तुम्हें बाद में उतना ही अधिक इनाम दूंगा। शनाया ये सुनकर तुरंत खुशी से झूम उठी, वरुण को गले लगाया और उसे कई बार जोर से चूमा। फिर वह उससे चिपट गई, उत्साहित और घबराई हुई दोनों। वह उम्मीद करती थी कि कोई बोली लगाना जारी रखे ताकि वह एक बार फिर ध्यान का केंद्र बनने की भावना का आनंद ले सके, लेकिन उसे चिंता भी थी कि कोई बोली लगाएगा क्योंकि तब उसका इनाम कम हो सकता था। वरुण ने शनाया का लाल चेहरा देखा और जानता था कि इस औरत को क्या हो रहा है। वह इस तरह की मतलबी गोल्ड डिगर को पसंद करता था, क्योंकि बस थोड़े से पैसे के साथ वे तुम्हें जो चाहे करने देंगी, जो रिलेशनशिप में होने की तुलना में बहुत अधिक किफायती था। ठीक है, 363 करोड़ पहली बार। ये वास्तव में एक बहुत अच्छा सौदा है। 363 करोड़ दूसरी बार। मैं लगभग देख सकती हूँ कि यह रहस्यमय खजाने की जानकारी उस यंग मिस को बुला रही है। तारा अभी भी पेशेवर नीलामी बयानबाजी का उपयोग हॉल में बॉस को बोली जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कर रही थी, लेकिन वह ये भी अच्छी तरह जानती थी कि इस कीमत तक पहुंचना पहले ही उसकी उम्मीदों से कहीं अधिक था, खासकर जब से इस नीलामी की पहले से घोषणा नहीं की गई थी और किसी ने इतना पैसा तैयार नहीं किया था। बेशक भले ही इसकी पहले से घोषणा की गई होती, ये लोग शायद इतना नकद पैदा करने में सक्षम नहीं होते। उनके छाती पीटने और पैर पटकने से मूर्ख मत बनो। उनमें से अधिकांश बस अभिनय कर रहे थे, ये नाटक कर रहे थे कि वे कंगाल नहीं हैं, लेकिन बस तैयारी करने का समय नहीं मिला। लेकिन वास्तव में भले ही आप उन्हें 1 साल दें, वे इतना नकद पैदा नहीं कर सकते थे। नीलामी जीवन की तरह सब अभिनय के बारे में है।
इन छोटे विचारों को दूर करते हुए तारा नीलामी समाप्त करने के लिए हथौड़ा उठाने ही वाली थी, लेकिन तभी हॉल में किसी ने अपना हाथ उठाया और उदासीनता से कहा, 650 करोड़ और 1 रुपया। अध्याय 786, भूलना मत, ये नासिक है। यह आवाज़ सुनते ही सबने तुरंत सिर घुमाकर देखा। सामने वही जाना पहचाना चेहरा नजर आया, जो अपने आगे बैठी शनाया खुराना की ओर देखकर मुस्कुराते हुए हाथ हिला रहा था। धत तेरे की, फिर से यह आ गया। अरे, इसके पास तो कुल 93 रुपये थे ना, फिर भी बोली लगाने की जुर्रत कर रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तारा वर्धन और बाकी लोग क्या सोच रहे हैं। इस फटीचे को यहाँ तमाशा क्यों करने दे रहे हैं। सत्यानाश। एक अच्छे खासे एडवांस्ड ऑक्शन हाउस का मजा किरकिरा कर दिया इस 2 कौड़ी के इंसान ने। वैसे अगर ध्यान से सोचो तो मुझे लगता है कि यह हमारे लिए अच्छी बात है। वो कैसे भाई? अरे सोचो तो सही, अगर इस खजाने के नक्शे को उस कंगाल ने सच में खरीद लिया और पैसे नहीं चुका पाया तो ऑक्शन हाउस वाले उसकी खाल उधेड़ देंगे, और ऐसे में खजाने का नक्शा दोबारा नीलामी के लिए आएगा ना। तब तक हम अपने पैसे तैयार रखेंगे और जाहिर है हम फिर से बोली लगा पाएंगे। हुआ न ये हमारे लिए फायदे का सौदा। अरे भाई, क्या दिमाग लगाया है। मान गए उस्ताद। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। हॉल का माहौल, जो पहले देवांश ठाकुर के लिए गालियों और लानतों से भरा था, धीरे धीरे उसे और बोली बढ़ाने के लिए उकसाने और समर्थन देने में बदल गया। हालांकि वरुण अग्निहोत्री के सामने वे खुलकर ये दिखाने की हिम्मत नहीं कर सकते थे, इसलिए वे ऊपरी मन से देवांश की निंदा कर रहे थे, लेकिन मन ही मन लड्डू फूट रहे थे। युवी राणा अब देवांश को समझाने की जहमत भी नहीं उठा रहा था। चूंकि वे ऑक्शन हाउस से पंगा ले ही चुके थे तो मरना तो तय था, इसलिए अब एक और बार पंगा लेने से क्या डरना। मालिनी मेहरा ने भी देवांश को कोसना बंद कर दिया था और अब ये सोचने लगी थी कि बाद में उससे पल्ला कैसे झाड़ा जाए। वहां मौजूद सभी लोगों में से केवल वरुण अग्निहोत्री और शनाया खुराना ही ऐसे थे जिनका गुस्सा 7वें आसमान पर था, मानो फेफड़े फट जाएंगे। खासकर वरुण 6500 करोड़ और 1 रुपये की बोली सुनते ही पहले उन 2 बुजुर्गों को घूरने लगा। जब उन्होंने सिर हिलाकर इनकार किया तो उसकी खूंखार नजरें शनाया पर टिक गईं। कमीनी औरत, तूने मुझे धोखा देने की हिम्मत की। वरुण ने अपनी इज्जत की खातिर चिल्लाया नहीं, बल्कि दांत पीसते हुए दबी आवाज में गुर्राया। बोलते बोलते उसने अपना एक हाथ शनाया की जांघ पर गड़ा दिया और इतनी जोर से भींचा कि उसकी जांघ की कोमल त्वचा पर एक बड़ा सा नील पड़ गया। वरुण का वह रूप देखकर शनाया इतनी डर गई कि उसकी चीख निकलने ही वाली थी, लेकिन अपनी इज्जत बचाने के लिए वह चुप रही। उसने बस सिर हिलाया और फुसफुसाई, मैंने नहीं किया। जानू, मेरा यकीन करो, मैंने नहीं किया। नहीं किया तो फिर उसे इतनी बारीकी से कैसे पता कि मेरी आखिरी सीमा 6500 करोड़ है और वह मुझे जलील करने के लिए ठीक 1 रुपया ऊपर बोली लगा रहा है। वरुण की आग उगलती आंखें जैसे शनाया को कच्चा चबा जाना चाहती थीं। तूने पिछली किसी नीलामी के बारे में नहीं पूछा, लेकिन इस बार तू मेरी रिजर्व प्राइस पूछने आई, और अब भी कह रही है कि तूने उसके साथ मिलकर साजिश नहीं की। वरुण की पकड़ और सख्त हो गई और दर्द के मारे शनाया के चेहरे पर आंसू बह निकले। जानू, मेरा विश्वास करो, मैंने उसके साथ कोई साजिश नहीं की। मेरा हाथ पूरे समय तुम्हारे हाथ में था और मैंने सिर तक नहीं घुमाया। मैं उसे मैसेज कैसे भेज सकती थी? शनाया ने अपनी सफाई दी। हालांकि वह मेजपोश के नीचे छिपे अपने पैर को देख नहीं सकती थी, लेकिन उसे यकीन था कि वह बुरी तरह कुचल गया होगा और शायद खून भी बह रहा होगा। लेकिन वह पीछे हटने से डर रही थी, क्योंकि अगर उसने विरोध करने की हिम्मत की तो वरुण और भी पागल हो जाएगा। तब सिर्फ एक जान से खून नहीं बहेगा। वरुण को भी इस पल थोड़ी अकल आई और ध्यान से याद करने पर उसने पाया कि शनाया के पास वाकई खबर पहुंचाने का कोई मौका नहीं था। लेकिन अगर यह वो नहीं थी तो कौन हो सकता है? क्या वे 2 अर्धसिद्ध महागुरु हो सकते हैं जिन्होंने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी अग्निहोत्री परिवार की सेवा में बिता दी? लेकिन ये बात हजम नहीं होती। वे अग्निहोत्री परिवार के वफादार थे, वरना उन्हें नीलामी में उसके साथ नहीं भेजा जाता। देवांश ठाकुर तो बस एक फटीचर है और युवी राणा केवल पूर्ण अंतर्शक्ति के महासिद्धि स्तर पर है। उनमें से कोई भी उस बुजुर्ग दंपति की ध्वनि अवरोध को भेद नहीं सकता। मास्टर त्रिलोक शायद ऐसा कर सकते थे, लेकिन वे केवल पूर्ण अंतर्शक्ति पर हैं, इसलिए उन्हें भी सुनाई नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर उनमें से कोई नहीं था तो फिर कौन था? वरुण पूरी तरह से चकरा गया था और अंत में उसने झुंझलाकर माथे पर बल डालते हुए हार मान ली, ये सोचकर कि यह सब महज एक संयोग था। लेकिन क्या ये वाकई इतना बड़ा संयोग था? शंकाओं से भरा होने के बावजूद उसने आखिरकार शनाया की जांघ छोड़ दी और मंच पर तारा वर्धन की बोली सुनने लगा। 6500 करोड़ और 1 रुपया। पहली बार ये नंबर बोलने के बाद तारा अपनी हंसी नहीं रोक पाए और फिर शरारत से पूछा, सर क्या मैं एक अलग सवाल पूछ सकती हूँ? देवांश को सिर हिलाते देख तारा ने पूछा, मिस्टर ठाकुर, मैं पूछना चाहती हूँ कि आपने इतनी अजीब बोली क्यों लगाए? आखिरकार 3600 करोड़ से अभी भी बहुत गुंजाइश बाकी थी।
और क्या उस 1 रुपये का कोई गहरा मतलब है? ये सुनकर देवांश ने कंधे उचकाए, फिर अपने सामने बैठे वरुण की ओर इशारा किया और तारा की ओर देखकर समझाया, क्योंकि उनकी रिजर्व प्राइस 6,500 करोड़ है। जैसे ही यह शब्द निकले, पूरे हॉल में फिर से हंगामा मच गया। चारों तरफ से तरह तरह की बातें होने लगीं। धड़ाम, वरुण ने मेज पर हाथ मारा और खड़ा हो गया। वह पीछे मुड़ा और देवांश की नाक की ओर उंगली उठाकर गालियां बकने लगा। हरामखोर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी रिजर्व प्राइस की जासूसी करने की? बोल, क्या इस कमीनी ने तुझे खबर दी थी? बोलते बोलते वरुण ने शनाया के बाल पकड़े और उसे कुर्सी से नीचे खींच लिया। नहीं, मुझे तुम्हारी रिजर्व प्राइस पता है और इसका शोना। मेरा मतलब शनाया खुराना से कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी वो हमेशा मेरी बेइज्जती करती रही है, तो वो मुझे तुम्हारी रिजर्व प्राइस क्यों बताएगी, है ना? देवांश ने थोड़े घबराए हुए भाव से सफाई दी। उसकी आंखें बीच बीच में शनाया की ओर देख रही थीं, जैसे वह उसकी परवाह करना चाहता हो लेकिन देखने की हिम्मत न कर पा रहा हो। उसका यह अंदाज और अभी अभी मुंह से निकला वो शोना वरुण के गुस्से में घी का काम कर गया। कमीनी औरत, तो ये तू ही थी। वरुण ने बात खत्म की और हाथ उठाकर शनाया के चेहरे पर 2 जोरदार तमाचे जड़ दिए। ताकत इतनी ज्यादा थी कि शनाया के गाल तुरंत सूज गए और उसके होठों के कोने से खून बहने लगा, जिससे उसका चेहरा पूरी तरह बिगड़ गया। जानू, मेरा यकीन करो, यह मुझ पर कीचड़ उछाल रहा है, हमारे बीच फूट डालने की कोशिश कर रहा है। मैंने सच में तुम्हें धोखा नहीं दिया और मैं एक लूजर के लिए तुम्हें धोखा दे भी नहीं सकती। मेरा क्या फायदा होगा इसमें? शनाया चिल्लाए। पिटने के बाद भी विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, बस वरुण से यकीन करने की भीख मांगती रही। देवांश, ओ 2 कौड़ी के इंसान, साफ साफ बता, मैंने तुझे कब भेद बताया? ये देखकर कि वरुण उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं कर रहा, शनाया के पास अपना गुस्सा देवांश पर उतारने के अलावा कोई चारा नहीं था। मैंने कब कहा कि तुमने मुझे भेद बताया? मैं तो कब से छोटे सरकार वरुण को समझा रहा हूं कि भेद तुमने नहीं खोला, लेकिन वो मान ही नहीं रहे। उफ, अभी जो 2 थप्पड़ पड़े बहुत जोर से लगे होंगे ना? देवांश ने झूठी हमदर्दी दिखाते हुए कहा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शनाया का दिल बैठ गया। कमीने, मेरी तुझसे कोई जान पहचान नहीं है। तू मेरी परवाह करने का नाटक क्यों कर रहा है? मुझे मरवाना चाहता है क्या? नहीं नहीं नहीं, तुम इतनी खूबसूरत हो, मैं तुम्हें जान से मारने का पाप कैसे कर सकता हूँ? देवांश ने जल्दी से इनकार किया। मैं तो बस तुम्हारी जिंदगी को जीते जी नर्क बनाना चाहता हूँ। तू व्यभिचारी कहीं के, मरो सालों। वरुण गुस्से से पागल हो रहा था। इससे पहले कि शनाया अपनी बात पूरी कर पाती, उसने उसका सिर पकड़ा और डाइनिंग टेबल पर दे मारा। एक भारी आवाज के साथ शनाया का सिर फट गया और खून का फव्वारा छूट पड़ा, लेकिन फिर भी वह बुरी तरह गिड़गिड़ा रही थी। जानू, मेरा यकीन करो, यह मैं नहीं थी। यकीन गया भाड़ में। अगर तू नहीं थी तो क्या कोई भूत था? वरुण को अब अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं थी और वह शनाया को लात घूंसों से मारने ही वाला था, लेकिन जैसे ही उसने पैर उठाया, तारावर्धन ने उसे रोक दिया। मिस्टर अग्निहोत्री, अगर आप नीलामी में बाधा डालना जारी रखेंगे तो मेरे पास आपको बाहर निकालने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। बकवास बंद कर। बस एक एडवांस्ड स्तर की छोकरी मेरे मामलों में टांग अड़ाने की जुर्रत करती है। तू खुद को समझती क्या है? अगर मैं चाहूँ तो मिनटों में तुझे अपने बिस्तर पर ला सकता हूँ। खून से लाल आंखों वाले वरुण ने अपने असली विचार उगल दिए। हालांकि तारा गुस्से से उबल रही थी, लेकिन उसने वरुण से सीधे भिड़ने का विकल्प नहीं चुना। इसके बजाय उसने सिर घुमाया और मंच के नीचे खड़े बॉडीगार्ड की ओर देखा। वह तुरंत समझ गया और अपनी टीम को लेकर वरुण की ओर बढ़ा। छोटे सरकार, प्लीज रुक जाए, वरना वापस जाने पर जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, उन 2 बुजुर्गों ने सलाह दी। वरुण दूसरों के सामने शेर बनता था, लेकिन उस बुजुर्ग दंपति का अनादर करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। इसलिए शनाया को एक और लात मारने के बाद वह ऐसे बैठ गया जैसे कुछ हुआ ही न हो। फिर मंच की ओर चिल्लाया, अपने कुत्तों को वापस बुला लो, मैं अब कोई तमाशा नहीं करूंगा। बॉडीगार्ड्स ने यह सुना, तारा की ओर देखा और उसकी खामोश सहमति पाकर वे बिना किसी हिचकिचाहट के वापस अपनी जगह लौट गए। मिस, क्या आपको एम्बुलेंस की जरूरत है? तारा ने उस औरत के लिए एम्बुलेंस बुलाने की अपनी अनिच्छा के बावजूद शिष्टाचार से पूछा। और सच कहूं तो उसे पिते हुए देखकर न जाने क्यों तारा को बहुत सुकून मिल रहा था। इस वजह से उसने देवांश की ओर कुछ और बार देखा और उसे लगा कि यह लड़का वाकई और भी आकर्षक होता जा रहा है। उसे कोई जरूरत नहीं है, तुम आगे बढ़ो, वरुण ने शनाया की ओर से सीधा जवाब दिया। तारा, सर, उनके सिर से खून बह रहा है। वरुण ने बेताबी से तारा को घूरा, फिर शनाया से पूछा, क्या तुझे एम्बुलेंस चाहिए? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, शनाया ने कांपते हुए जवाब दिया। वरुण की मर्जी के खिलाफ जाने की उसकी हिम्मत कैसे हो सकती थी? वह तो मौत को दावत देने जैसा होगा। सुना तुमने, जिसे चोट लगी है उसे एम्बुलेंस नहीं चाहिए। तुम अपना काम करो, बीच में टांग मत अड़ाओ।
वरुण ने झुंझलाते हुए कहा। ये सुनकर हालांकि तारा के दिल में गुस्सा उफान पर था, फिर भी उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। तो फिर नीलामी जारी रहती है। अभी अभी मिस्टर ठाकुर ने 6,500 करोड़ और 1 रुपये की बोली लगाई। क्या कोई इससे ऊंची बोली लगाना चाहता है? 6,510 करोड़। वरुण ने बिना किसी हिचकिचाहट के बोली बढ़ा दी। ये 10 करोड़ उसकी अपनी निजी जमा पूंजी थी और अब उसके पास बोली बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करने के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि परिवार ने उसे सख्त आदेश दिया था, अगर वह खजाने का नक्शा हासिल नहीं कर पाया तो उसे अग्निहोत्री परिवार में वापस नहीं लौटना चाहिए। यह कोई चर्चा नहीं बल्कि एक आदेश था। अगर वह नाकाम रहा तो उसके पास जो कुछ भी है सब मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए चाहे सब कुछ दांव पर लगाना पड़े, उसे यह नक्शा चाहिए ही था। मिस्टर अग्निहोत्री वाकई नासिक के नंबर 1 परिवार के वारिस कहलाने लायक हैं। बोली लगाने में इतने दिलदार। कीमत अब 6,510 करोड़ तक पहुंच गई है। क्या कोई और है? 7,000 करोड़। देवांश ने हाथ उठाया और तारा के वाक्य पूरा करने से पहले ही नई कीमत चिल्ला दी। उद्धरण चिन्ह ... विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वरुण गुस्से से तिलमिला उठा और चिल्लाए बिना नहीं रह सका। मैं विरोध करता हूँ। मैं सख्ती से मांग करता हूँ कि ऑक्शन हाउस इस लड़के के फंड की जांच करे, वरना इसका यूं तमाशा करना मेरे लिए बहुत अपमानजनक है। उसे अब भी वही डर था जैसे पहले था कि देवांश जानबूझकर कीमत बढ़ा रहा है, सिर्फ भाव बढ़ाने के लिए, और फिर अचानक हट जाएगा जिससे उसे ऊंची कीमत पर खरीदना पड़े। वैसे भी उस लड़के के पास पिछली बोली चुकाने के पैसे तो थे नहीं, तो वह तो वैसे भी मरने वाला था, इसलिए उसे तो कोई डर था ही नहीं। माफ कीजिए मिस्टर अग्निहोत्री, ऑक्शन हाउस में ऐसा कोई नियम नहीं है। तारा ने साफ इनकार कर दिया। ये नाइंसाफी है। अगर मिस्टर अग्निहोत्री को लगता है कि यह नाइंसाफी है तो वे पीछे हट सकते हैं। मैं? क्या वह पीछे हटने की हिम्मत कर सकता था? बिल्कुल नहीं, वरना वह अपना सब कुछ खो देगा। कोई चारा नहीं था। उसे कड़वा घूंट पीकर बोली बढ़ाना जारी रखना पड़ा। 7,000 करोड़ और 1 रुपया। 8,000 करोड़। देवांश ने हाथ उठाया और हंसते हुए कहा, हरामखोर, क्या तेरे पास इतना पैसा है? वरुण से रहा नहीं गया और उसने सीधे गाली दे दी। उससे तुझे क्या मतलब? देवांश अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया, बेपरवाह होकर। तू बोली लगाएगा या नहीं? अगर नहीं तो अपना मुंह बंद रख। ऐसी गंदगी उगल रहा है, बर्दाश्त के बाहर है। तू? वरुण ने बड़ी मुश्किल से अपना गुस्सा दबाया, फिर हॉल की ओर चिल्लाया, कौन मुझे पैसा उधार देने को तैयार है? इसके बाद मेरा अग्निहोत्री परिवार दोगुना करके लौटाएगा, वरना भूलना मत, ये नासिक है। अध्याय 787। पहले जुबान फिसल गई थी। 1,000 करोड़ से कम नहीं, 10,000 करोड़ से कम थे। वरुण अग्निहोत्री की योजना थी कि नीलामी हॉल के सभी बड़े बड़े सेठों को देवांश के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए, और सबने उसके शब्द साफ साफ सुने। ये जाहिर तौर पर एक धमकी थी। इसलिए जैसे ही उसने बोलना बंद किया, हॉल में खलबली मच गई। लोग वरुण पर आरोप लगाने लगे कि वह एक नालायक बेटा है और यह काम करने का तरीका नहीं है। यहाँ तक कि कुछ गर्म मिजाज वालों ने तो सीधे ऐलान कर दिया, मैं उधार नहीं दे रहा, आ जा, अगर दम है तो मार मुझे। बस 2 अर्धसिद्ध महागुरु साथ हैं, तुझे क्या लगता है तू अजय है? मैं भी नहीं दूंगा। दम है तो आ, मैं भी देखना चाहूंगा कि तुम्हारा नासिक का अग्निहोत्री परिवार मेरा क्या बिगाड़ सकता है। एक मामूली अग्निहोत्री परिवार इतने सारे लोगों के खिलाफ जाने की जुर्रत कर रहा है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम महागुरु जलभेदी हो जो ग्रैंड मास्टर के शिखर पर हैं? तू हमें धमकाने की जुर्रत करता है? तू खुद को समझता क्या है? अगर तूने एक और शब्द बोला तो हम सब मिलकर तेरे अग्निहोत्री परिवार का नामो निशान मिटा देंगे। ... हॉल धार्मिक आक्रोश से भर गया और हालात ऐसे बन गए कि अगर बातों से काम नहीं चला तो लात घूंसे चलेंगे। इस पल तारा वर्धन, जो कार्यक्रम की आयोजक थी, बोल पड़ी, देवियों और सज्जनों, कृपया शांत रहें। आप यहाँ निमंत्रण पर नीलामी में शामिल होने आए हैं, इसलिए ऑक्शन हाउस ये गारंटी लेता है कि हर कोई नासिक से सुरक्षित वापस जाएगा। तारा, तेरा क्या मतलब है? तू ज्यादा कमीशन नहीं कमाना चाहती क्या? वरुण दहाड़ा। उसका मतलब साफ था, अगर उसने पैसे उधार लिए तो वह कीमत और बढ़ा सकता है और तब तारा का कमीशन भी ज्यादा होगा। लेकिन तारा को साफ तौर पर कोई परवाह नहीं थी। मैं कितना कमीशन कमाती हूँ यह मिस्टर अग्निहोत्री की चिंता का विषय नहीं है। मैं केवल ऑक्शन हाउस का वादा दोहरा रही हूँ। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तू मेरे अग्निहोत्री परिवार के खिलाफ जाने की जुर्रत करती है, देख लेंगे। अगर मैं ऑक्शन हाउस को हाथ नहीं लगा सकता तो क्या मैं तुझे नहीं छू सकता? तारा। वरुण ने अपना नकाब पूरी तरह उतार फेंका था, लेकिन तारा निडर रही। तो फिर यह नाचीज मिस्टर अग्निहोत्री के तरीकों का इंतजार करेगी। इसके अलावा अगर मिस्टर अग्निहोत्री अब बोली नहीं लगा रहे हैं तो यह नाचीज नीलामी जारी रखेगी। रुको, वरुण चिल्लाया, फिर हॉल को संबोधित किया, जो नासिक के बाहर के हैं। मेरा अग्निहोत्री परिवार उन्हें नहीं छू सकता,
लेकिन जो नासिक के स्थानीय हैं वे अपने विकल्पों को अच्छे से तौल लें, या तो दोगुना वापस लो या मेरे अग्निहोत्री परिवार के तरीकों का सामना करो। जैसे ही ये शब्द निकले कुछ ही सेकंड के भीतर किसी ने अपना फोन उठाया और वरुण की खुशामद करने लगा। छोटे सरकार, आप मेरे हालात जानते हैं। मैं इस बार केवल 50 करोड़ लाया था और वह सब आपको ट्रांसफर कर दिया गया है। छोटे सरकार, मैंने 100 करोड़ ट्रांसफर किए। हमने 120 करोड़ ट्रांसफर किए। मैंने भी 70 करोड़ ट्रांसफर किए। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जैसे जैसे हर रकम का ऐलान हुआ, युवी राणा ने हिसाब लगाया और हैरान होकर देवांश से कहा, नासिक का रहने वाला होकर भी मुझे नहीं पता था कि हमारे यहाँ इतने अमीर लोग हैं। उन्होंने उसके लिए करीब 1000 करोड़ इकट्ठा कर लिए। इतना ज्यादा? तो वह ज्यादा से ज्यादा 1700 करोड़ तक की बोली लगा सकता है। देवांश ने हैरान होने का नाटक किया। ज्यादा होने का क्या फायदा? यह अभी भी सिर्फ तुम्हारी जुबान का खेल है न? युवी, जिसने हकीकत पहचान ली थी, ने देवांश को एक बुरी नीयत वाली नजर से देखा। बिल्कुल सही, और देखो तो सही मैं कौन हूँ, देवांश ने गर्व से कहा, और फिर वह और युवी दोनों जोर जोर से हंस पड़े। उनकी हंसी इतनी बेपरवाह, इतनी कान फाड़ने वाली थी कि उनकी बातें सुनने वाले वरुण को लगा जैसे वह खून की उल्टी कर देगा। वह उन दो हरामखोरों को जान से मार देना चाहता था जो उसका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन वह उस शख्स से डरता था, वह नंगे पैर वाली लंबी ड्रेस वाली महिला, इसलिए वह केवल जबरदस्ती अपना गुस्सा पीकर रह गया। ओए देवांश, तू आखिर करना क्या चाहता है? निराश वरुण ने पहले देवांश से समझौता करने का फैसला किया। बोली लगा रहा हूँ, साफ नहीं दिख रहा। देवांश ने कंधे उचकाए। वरुण ने गहरी सांस ली। कैसा रहेगा अगर हम एक सौदा करें? कैसा सौदा? अगर तुम बोली लगाना छोड़ दो तो तुमने पहले जिन चीजों पर बोली लगाई है उनके पैसे मैं दूंगा, और मैं ये भी गारंटी देता हूँ कि बाद में तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। कैसा है? ये सुनते ही युवी और मालिनी मेहरा के चेहरे एक साथ बदल गए। उन्हें अब जाकर अचानक एहसास हुआ कि देवांश हमेशा से एक बहुत बड़ा खेल खेल रहा था। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने इतनी लापरवाही से बोली लगाने की हिम्मत की। उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि वरुण को कोने में धकेल दिया जाएगा। जब मालिनी ने दोबारा देवांश को देखा तो उसकी आंखें बहुत जटिल थीं। मैं मानती हूँ, मैंने तुम्हें पहचानने में गलती की, मेरी सोच छोटी थी। जमीन में कोई छेद नहीं था, वरना वह देवांश का सामना करने से बचने के लिए उसमें समझ जाती, जिसका उसने पहले मजाक उड़ाया था और तिरस्कार किया था। युवी ने देवांश को सिर हिलाते हुए कहा, भाई ये सौदा बुरा नहीं है, बात की जा सकती है। लेकिन देवांश ने सिर हिलाया और कहा, तुम्हारा विचार तो उस कवच का उपयोग करके महागुरु स्तर तक पहुंचने से भी ज्यादा हास्यास्पद है। युवी, देवांश, बोलने का हक हमेशा ताकतवर के हाथ में होता है। अगर वह कहता है कि वह बाद में तुम्हें नहीं छुएगा, तो क्या वह सच में नहीं छुएगा? उस समय क्या उसे तुम्हारे खिलाफ युद्ध घोषित करने के लिए एक मामूली बहाने की जरूरत नहीं होगी? या फिर बिना किसी कारण के वह आज रात ही तुम्हें मार सकता है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। युवी चुप हो गया, क्योंकि हकीकत बिल्कुल वैसी ही थी जैसा देवांश ने बताया था। तो क्या हम ऐसी स्थिति में हैं जहां हमारा मरना तय है? चूंकि मरना तो तय है, तो क्यों न मरने से पहले किसी को अपने साथ ले चलें? देवांश ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। वह पैसे उधार लेने और बोली लगाने को तैयार है, जो साफ इशारा करता है कि अग्निहोत्री परिवार ने उसे मौत का फरमान दिया है। हालांकि मुझे सटीक आदेश नहीं पता, लेकिन मेरा अनुमान है कि शायद उसे किसी भी हाल में वह खजाने का नक्शा हासिल करना है, वरना उसे अग्निहोत्री परिवार से बाहर निकाल दिया जाएगा या ऐसा ही कुछ। युवी ने अचानक अपनी जांघ पर हाथ मारा। जबरदस्त, चलो करते हैं। वरुण, ये सुनकर उसने आखिरकार पहली बार देवांश को सही से देखा और एक सिहरन तुरंत उसकी एड़ी से उठी और सीधे सिर तक पहुंच गई। मिस तारा, क्या आपने सुना? वे साफ तौर पर परेशानी खड़ी कर रहे हैं और आप इसके बारे में कुछ नहीं करने वाली। वरुण अचानक विनम्र हो गया, जिससे तारा को थोड़ी अजीब लगा। मिस्टर अग्निहोत्री, क्या आप बोली जारी रखना चाहते हैं? तारा ने उसे सीधे अनदेखा करना चुना और इसके बजाय और भी विनम्रता से पूछा। वह एक वरुण अग्निहोत्री की वजह से ऑक्शन हाउस के नियम नहीं तोड़ सकती थी। इसके अलावा वे ऑक्शन हाउस वाले ऐसी कीमत बढ़ाने वाली हरकतों का जोरदार स्वागत करते थे, क्योंकि अंत में मुनाफा उन्हीं का होता था। क्यों नहीं करेंगे? भले ही देवांश जैसे उपद्रवियों के कारण बेड डेट्स, डूबत खाते के 1-2 मामले हों, कुल मिलाकर यह उनके लिए फायदेमंद था, इसलिए तारा इस व्यवहार को नहीं रोकेगी। 810 करोड़। अपनी अपील को बेअसर देखकर वरुण ने दांत पीसते हुए कहा, ये बेवकूफ, इसने सच में कीमत बढ़ा दी। युवी अपनी हंसी नहीं रोक पाया। देवांश ने ये देखा और तुरंत हाथ उठाया और सीधे बोली लगाई, 1700 करोड़ और 1 रुपया। देवांश, कमीने, तू बस रुक। अगर मैं नहीं जी पाया तो साले तू भी नहीं जी पाएगा। वरुण की आंखें खून से लाल थीं, वो लगभग अपना भविष्य देख सकता था। मिस तारा, कोई मुझे धमका रहा है, मुझे क्या करना चाहिए?
देवांश ने सीधे मंच की ओर चिल्लाया। मिस्टर ठाकुर, निश्चिंत रहें, जब तक आप नीलामी की राशि का भुगतान करते हैं, आप मेरे ऑक्शन हाउस के सबसे महत्वपूर्ण मेहमान होंगे। पूरे देश में हमारा ऑक्शन हाउस मिस्टर ठाकुर को पूरी यात्रा के दौरान सुरक्षित घर पहुंचाएगा, तारा ने बहुत ही कोमल स्वर में कहा। हाँ, नीलामी की राशि चुकाएगा, सपने देख। वरुण ने ठंडी सांस ली, फिर तारा से पूछा, अगर नीलामी की राशि का भुगतान नहीं किया जा सका तो आपका ऑक्शन हाउस क्या करेगा? पुराना नियम, जिंदगी मौत से बदतर होगी, तारा ने उदासीनता से कहा, जैसे किसी मामूली बात पर चर्चा कर रही हो, फिर भी इससे हर कोई अनजाने में काम गया। हाँ, मुझे उम्मीद है कि आपका ऑक्शन हाउस अपनी बात का पक्का है। स्वाभाविक रूप से हमारा ऑक्शन हाउस हमेशा से सबसे ज्यादा नियमों का पालन करने वाला रहा है। ये सकारात्मक जवाब मिलने के बाद वरुण ने देवांश को एक कुटिल मुस्कान के साथ देखा। तू मुझसे लड़ रहा है, देखते हैं थोड़ी देर में तू कैसे जिंदगी और मौत की भीख मांगता है। हाँ, सिर्फ मौत से बदतर, और ये तुम्हें अग्निहोत्री परिवार से बाहर निकलवा देता है। यह इतना बुरा भी नहीं लगता, देवांश ने हंसते हुए कहा। तू, वरुण का चेहरा तुरंत काला पड़ गया, ज्यादा खुश मत हो। भले ही मुझे अग्निहोत्री परिवार से निकाल दिया जाए, फिर भी मेरे पास तेरे परिवार से निपटने के तरीके हैं। तेरी उम्र देखकर लगता है तेरे माता पिता अभी भी जीवित होंगे, है न? तू शादीशुदा होगा और बच्चे भी होंगे, है न? बहुत अच्छे, देख लेंगे। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। देवांश कुछ नहीं बोला, लेकिन युवी और मालिनी दोनों ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि देवांश की आंखें लगभग तुरंत बर्फीली हो गई थीं। खासकर उससे निकलने वाली ठंडक, यहाँ तक कि मास्टर त्रिलोक, जिनके पास पूर्ण अंतर्शक्ति थी, वे भी इससे काम गए। मिस तारा, कीमत फाइनल करो, देवांश ने ठंडे स्वर में कहा। ओह ठीक है। तारा देवांश के बर्फीले लहजे से कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रह गई। 1700 करोड़ और 1 रुपया, एक बार, 2 बार बिक गया। तारा ने 2 छोटी और 1 लंबी गिनती रुकने का नियम नहीं अपनाया, बल्कि जितनी जल्दी हो सके हथौड़ा मारना चुना। ठीक है, सभी मालिकों के सहयोग के लिए धन्यवाद। यह नीलामी सफलतापूर्वक संपन्न हुई। यदि किसी मालिक को कोई वांछित वस्तु नहीं मिली तो आप अब परिसर छोड़ सकते हैं। यदि किसी मालिक ने सफलतापूर्वक किसी वस्तु पर बोली लगाई है तो कृपया हमारे साथ बने रहें। एक खूबसूरत मिस अंतिम भुगतान लेने आएगी और हम आपसे सहयोग की विनती करते हैं, तारा ने बड़ी शान और सौम्यता के साथ कहा। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, दोनों तरफ से कई युवतियां यूनिफॉर्म और स्टॉकिंग्स में ऑक्शन हॉल में आ गईं। उनके हाथों में POS मशीनें, भुगतान के लिए QR कोड और यहाँ तक कि लैपटॉप भी थे। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बाजार में उपलब्ध ट्रांसफर के सभी तरीके उनके हाथों में मिल सकते थे। और पिछले अनुभव के अनुसार जिन मालिकों ने बोली नहीं लगाई थी, वे अब तक चले गए होते। लेकिन इस बार हॉल में मौजूद हर कोई ऊपर और नीचे दोनों तरफ उठकर जाने का कोई इरादा नहीं दिखा रहा था। वजह साफ थी, वे देखना चाहते थे कि देवांश और युवी का क्या हश्र होगा। आखिरकार उन्होंने केवल अफवाहें सुनी थीं कि जो लोग अंतिम राशि का भुगतान नहीं कर पाते, उन्हें मौत से बदतर जिंदगी का अनुभव होता है, लेकिन उन्होंने कभी अपनी आंखों से नहीं देखा था कि वह मौत से बदतर जिंदगी वास्तव में कैसी होती है, इसलिए वे इसे खुद देखने के लिए उत्सुक थे। जल्द ही एक विशेष रूप से आकर्षक मिस देवांश की टेबल पर रुकी। ये भूमिगत नीलामियों का एक अनकहा नियम है, जो भी टेबल सबसे ज्यादा बोली लगाती है, रात की सबसे खूबसूरत मिस उनकी टेबल पर रुकती है और उसे बाहर ले जाया जा सकता है। युवी ने देवांश को फुसफुसाया। देवांश ने सिर हिलाया, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन जब वरुण ने ये देखा तो वह तुरंत खड़ा हो गया और असंतोष के साथ बोला, सबसे खूबसूरत वाली उनकी टेबल पर क्यों जाए? उनके पास चुकाने के लिए पैसे भी नहीं हैं। मैं आज रात की नीलामी का सबसे बड़ा बोली लगाने वाला हूँ। ये सुनकर तारा केवल फीका सा मुस्कुराई, समझाने की भी जहमत नहीं उठाई। इस बीच अन्य टेबलों के मालिकों ने जल्दी से अपना भुगतान पूरा किया, फिर अपनी गर्दनें तानकर इस तरफ देखने लगे। पूरा हॉल अचानक अरबों और करोड़ों के प्राप्त होने की आवाज़ों से भर गया, जैसे पैसा कोई मायने ही नहीं रखता। युवी ने अपना कार्ड निकाला और कुछ अजीब महसूस करते हुए कहा, मेरे कार्ड में केवल 100 करोड़ हैं। हालांकि यह अंतिम बोली की कीमत से बहुत दूर है, लेकिन जो भुगतान करना है वह तो करना ही होगा। मिस्टर राणा, हमारी जानकारी के अनुसार आपने केवल 20 करोड़ की वस्तुओं पर बोली लगाई है। आपका पैसा पर्याप्त है, मिस ने मीठे और कोमल स्वर में कहा। ये सुनकर मालिनी ने राहत की सांस ली, लेकिन युवी ने हड़बड़ी में कहा, नहीं, मैं इसके साथ हूँ। मैं इसके लिए भुगतान कर रहा हूँ। सबने ये सुना और तुरंत बड़बड़ाए, क्या ये युवी राणा बेवकूफ़ है? युवी, क्या तुम पागल हो गए हो? भले ही तुम अपने बारे में न सोचो, तुम्हें अपने माता पिता के बारे में सोचना चाहिए। क्या तुम सच में चाहते हो कि वे एक बूढ़े व्यक्ति द्वारा एक जवान बेटे को दफनाने का दर्द सहें? मालिनी ने त्योरी चढ़ाकर डांटा। मैं समझता हूँ कि तुम क्या कह रही हो, लेकिन एक इंसान के तौर पर किसी में वफादारी की कमी नहीं होनी चाहिए।
मैं इसे अंदर लाया हूँ तो स्वाभाविक रूप से हम साथ आगे बढ़ेंगे और साथ पीछे हटेंगे। बोलने के बाद युवी ने अपना कार्ड सौंप दिया। मैं इसके साथ हूँ। हालांकि जैसे ही मिस कार्ड लेने वाली थी, देवांश ने उसे रोक दिया। उसने कहीं से एक ब्लैक कार्ड निकाला, मिस को सौंपा और फिर उसकी ओर मुस्कुराया। सब कुछ मेरे खाते में डाल दो। ठीक है मिस्टर ठाकुर, आपका कुल बकाया भुगतान यहाँ 1880 करोड़। ओह, और 1 रुपया है। मिस स्पष्ट रूप से एक पल के लिए दंग रह गई, लेकिन अंततः उसने आंकड़े सटीक रूप से बताए। ठीक है, कार्ड स्वाइप करो। कोई पासवर्ड नहीं। देवांश ने सिर हिलाया। ये सुनकर मिस ने तुरंत भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी। ये देखकर वरुण मजाक उड़ाए बिना नहीं रह सका। ये काफी नाटक कर रहा है, देखते हैं कि यह बाद में इससे कैसे निकलता है। जैसे ही उसके शब्द गिरे, सबसे खूबसूरत मिस के लैपटॉप से एक आवाज गूंजी, 1880 करोड़ और 1 रुपया प्राप्त हुए। पल भर में पूरा हॉल शांत हो गया, इतना शांत कि सुई गिरने की आवाज भी सुनी जा सकती थी। यहाँ तक कि उस खूबसूरत मिस की आंखें फटी की फटी रह गईं, उसका चेहरा सदमे से भर गया। क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि उसके पास पैसे नहीं हैं? भुगतान सफल कैसे हुआ? इससे पहले कि कोई संभल पाता, देवांश ने हक्के बक्के रह गए युवी की ओर देखकर मुस्कुराया और कहा, माफी चाहता हूँ, मेरी जुबान फिसल गई थी। मेरे इस कार्ड में 1000 करोड़ से कम नहीं, बल्कि 10,000 करोड़ से कम थे। अध्याय 788। अगर अग्निहोत्री परिवार का मुखिया भी आ जाए तो भी नहीं चलेगा। युवी राणा मुस्कुराते हुए देवांश को देख रहा था। उसका पूरा अस्तित्व जैसे एक बेवकूफ में बदलने वाला था। 1000 करोड़ से कम और 10,000 करोड़ से कम, वह इसमें गलती कैसे कर सकता है? क्या ये दोनों एक ही लीग में हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, क्या तुमने यह नहीं कहा था कि तुम्हारे सभी खातों को मिलाकर तुम्हारे पास केवल 93 रुपये थे? तुमने अचानक 1800 करोड़ से ज्यादा यूं ही कैसे स्वाइप कर दिए? इससे भी महत्वपूर्ण बात, क्या नतीजा विफल लेन देन नहीं होना चाहिए था? ये सफल कैसे हुआ? तुमने अचानक ऐसा पैंतरा चला, ये सरप्राइज थोड़ा ज्यादा हो गया है ना? क्या तुम मेरे जज्बातों का ख्याल नहीं करते, मैं जो तुम्हारा भाई जैसा हूँ? मैंने पहले डींगे भी हाँकी थी कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा और पैसों से तुम्हारी मदद करूंगा। अंत में मैं कुछ नहीं कर पाया, लेकिन तुमने वह सब कर दिखाया जो मैंने कहा था। लेकिन अगर तुम इतनी आसानी से इतना कैश निकाल सकते हो तो तुम्हें ऑक्शन हाउस ने आमंत्रित क्यों नहीं किया और मुझे तुम्हें इस नीलामी में क्यों लाना पड़ा? इस समय युवी का मूड बहुत जटिल था, जिसमें शक और उत्तेजना दोनों थे, लेकिन उससे भी ज्यादा ये सच्ची खुशी थी। क्या वरुण जैसे बेवकूफ हमारा मजाक बनते देखने का इंतजार नहीं कर रहे हैं? तो बताओ, क्या तुम इस नतीजे से संतुष्ट हो? क्या तुम्हें मेरे भाई देवांश के तरीके पसंद आए? क्या ये चुभता है? क्या दर्द होता है? क्या मजा आया? हा। मालिनी मेहरा भी दंग थी। देवांश से उसने पहले जो कुछ कहा था उसे याद करके उसे तुरंत शर्मिंदगी महसूस हुई। मैं युवी से कहती रही कि उससे दूर रहो और कहती रही कि वह घमंडी और अहंकारी है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसने जो कहा वह वास्तव में सच था। मालिनी, अरे ओ मालिनी, तू दिन भर बाज का शिकार करती है और अंत में तेरी ही आंख में चोंच लग गई। जमीन में कोई जगह नहीं थी, वरना वह उस देवांश का सामना करने से बचने के लिए उसमें घुस जाती, जिसका उसने पहले तिरस्कार किया था और मजाक उड़ाया था। सबसे ज्यादा हैरान सामने वाली पंक्ति में बैठी फ्लाइट अटेंडेंट्स थीं, खासकर वो 3, शनाया, सना और रिया। उनकी आंखें बाहर निकलने को थीं। वे अपने सामने की हकीकत पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पा रही थीं। वह तो साफ तौर पर एक लूजर था जो केवल इकोनॉमी क्लास में उड़ सकता था और उसके पास नीलामी में शामिल होने की योग्यता भी नहीं थी। उसके पास इतना पैसा कैसे हो सकता था? 1800 करोड़ से ज्यादा, 180 रुपये नहीं 1.8 करोड़ रुपये। अगर उसकी मासिक सैलरी 10,000 रुपये भी होती तो उसे बिना खाए पिए 1,50,000 साल से ज्यादा काम करना पड़ता। 1,50,000 साल का क्या मतलब है? अखंड भारत का लिखित इतिहास केवल 5,000 साल पुराना है। यानी अगर तुम प्राचीन काल से काम करना शुरू करते और बिना खाए पिए अब तक लगातार काम करते, तब भी तुम इतना पैसा नहीं कमा पाते। यहाँ तक कि वरुण को भी 1700 करोड़ रुपये इकट्ठा करने के लिए अपने पारिवारिक संबंधों का इस्तेमाल करना पड़ा और नासिक के अमीर व्यापारियों से उधार लेना पड़ा। फिर भी उस लड़के ने लापरवाही से एक कार्ड निकाला और सीधे 1880 करोड़ रुपये स्वाइप कर दिए, पूरी तरह से कुचल दिया। नहीं, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। यह मेरा वहम होगा। शनाया को पछतावा होने लगा। उसे पछतावा था कि उसने युवी की बिजनेस कार में देवांश की इतनी बदनामी की, और पछतावा था कि उसने उसे खुश करने की कोशिश नहीं की, वरना वह अब इतनी दयनीय स्थिति में न होती। सना और रिया को और भी गहरा पछतावा हुआ। उनके पास मूल रूप से देवांश की ऊंची डाली पर चढ़ने का मौका था, लेकिन एक बड़ा मौका हाथ से निकल गया, शनाया और दूसरों की चुगली सुनने के कारण, और उन्होंने खुद ही इसे दफन कर दिया। जब उन दोनों ने शनाया को देखा, जिसका चेहरा खून से सना था, तो अब कोई हमदर्दी नहीं थी, केवल गहरी नफरत थी। इतना ही नहीं, उन्होंने मालिनी सहित
अन्य फ्लाइट अटेंडेंट्स को देखा, बिना किसी अच्छे भाव के, केवल अंतहीन नाराजगी के साथ। हाँ, उन्होंने देवांश तक पहुंचने में अपनी विफलता का दोष अपने सभी सहकर्मियों पर मढ़ दिया, अपने भीतर कारण खोजने से पूरी तरह इनकार कर दिया। अगर मैं अब देवांश को बताऊं कि उसके प्रति मेरी बेरुखी शनाया और अन्य लोगों की चुगली सुनने के कारण थी, तो क्या वह अब भी मुझे स्वीकार करेगा? सना और रिया ने अपने मन में सोचा, ये कैसे संभव है? क्या आपसे कोई गलती हुई है? 10 सेकंड से ज्यादा सन रहने के बाद वरुण अचानक चिल्लाया। बोलने के बाद वह सबसे खूबसूरत कैशियर मिस की ओर लपका, उसके हाथ से लैपटॉप छीन लिया। ये देखना चाहता था कि क्या इतनी बड़ी रकम सच में प्राप्त हुई है। हालांकि जब उसने डिपॉजिट की जानकारी देखी, जिसमें 18 के बाद कई सारे शून्य थे, तो उसका दिमाग तुरंत सुन्न हो गया। तेरे पास इतना पैसा कैसे आया? वरुण ने देवांश को देखा और जोर से पूछा। इस दुनिया में बहुत पैसा है, देवांश ने उदासीनता से जवाब दिया। तेरा क्या मतलब है? वरुण को देवांश की बात समझ नहीं आई। दुनिया में पैसे की भरमार का मेरे द्वारा पूछे गए सवाल से क्या लेना देना है? देवांश मुस्कुराया और सिर हिलाया। ऐसे बेवकूफाना सवाल का जवाब देने में आलस करते हुए उसकी आंखों में तिरस्कार भरा था। ये देखकर युवी हंसा और जवाब दिया, भाई देवांश, का मतलब है कि इस दुनिया में बहुत पैसा है और तुम्हारे अग्निहोत्री परिवार के लिए ये सब कमाना नामुमकिन है। चूंकि तुम्हारा अग्निहोत्री परिवार सब कुछ नहीं कमा सकता, तो स्वाभाविक रूप से देवांश बहुत कुछ कमा सकता है। ये सुनते ही वरुण तुरंत आग बबूला हो गया। वह देवांश और युवी को वहीं मार डालना चाहता था, लेकिन यह इंद्रप्रस्थ एस्टेट था और वह ऐसा नहीं कर सकता था। मजबूर होकर वह केवल अपने गुस्से को दबाकर फिर से पूछ सका, तुम आखिर हो कौन? मैंने तुम्हारे बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना? जैसे ही ये शब्द निकले, उन्होंने तुरंत हॉल में मौजूद हर किसी के संदेह को आवाज दे दी। वरुण की तरह वे सभी इस समय देवांश के बारे में जानने को उत्सुक थे। कुछ लोगों ने ऑनलाइन देवांश के बारे में जानकारी खंगालनी भी शुरू कर दी, लेकिन कुछ नहीं मिला। एक भी परिणाम उनके सामने वाले देवांश से मेल नहीं खाता था। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला। के परिणाम ने उन्हें और भी ज्यादा चौंका दिया, क्योंकि इसका मतलब था कि इस लड़के की पृष्ठभूमि उनकी कल्पना से भी गहरी हो सकती है। तुमने मेरे बारे में इसलिए नहीं सुना क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं है, देवांश ने फिर से पूरी उदासीनता के साथ जवाब दिया। हरामखोर, यह मत सोच कि तेरे पास कुछ सड़े हुए पैसे हैं तो तू बहुत महान है। क्या तुझे लगता है कि मैं अभी भी तुझे मार सकता हूँ? वरुण ने कभी ऐसा अपमान नहीं सहा था और तुरंत गुस्से में गाली दी। जैसे ही ये शब्द निकले, हर किसी की आंखें तुरंत दया और सहानुभूति में बदल गईं जब उन्होंने देवांश को देखा। माना कि उन्होंने स्वीकार किया कि उस लड़के देवांश के पास वाकई बहुत पैसा है, और चूंकि वह लापरवाही से 1000 करोड़ से ज्यादा नकद निकाल सकता है, तो उसकी कुल संपत्ति शायद 1 खरब। लेकिन उससे क्या, असली ताकत के सामने पैसा बस आंकड़ों की एक कतार है। हम योद्धा अभी भी तय कर सकते हैं कि तुम जियोगे या मरोगे। युवी और मालिनी भी इस समय मामले को शांति से सुलझाना चाहते थे और अभी के लिए वरुण से पूरी तरह से नहीं उलझना चाहते थे, ताकि देवांश ऑक्शन हाउस की आड़ लेकर नासिक से आसानी से निकल सके। जब तक दुश्मनी बहुत गहरी नहीं होती, उनका मानना था कि वरुण भविष्य में आसानी से एक खरबपति को छूने की हिम्मत नहीं करेगा। हालांकि इससे पहले कि वे देवांश को समझौता करने के लिए मनाने के लिए अपना मुंह भी खोल पाते, उन्होंने देवांश को सिर हिलाते और मुस्कुराते हुए सुना, मुझे नहीं लगता। साले तू। वरुण खुद को रोक नहीं पाया और हमला करने ही वाला था, लेकिन उसके साथ आए 2 बुजुर्गों ने उसे रोक दिया। छोटे सरकार, शांत हो जाए। वह नंगे पैर वाली लड़की पास ही है। अगर आपने हमला करने की हिम्मत की तो मुझे नहीं पता कि वह लड़का मरेगा या नहीं, लेकिन आप जरूर मरेंगे, बुजुर्ग ने सलाह दी। ये सुनते ही वरुण तुरंत शांत हो गया, केवल अपनी खून से लाल आंखों से देवांश को घूरने लगा, जैसे अपनी नजर से ही उसे मार डालना चाहता हो। ये देखकर देवांश ने तुरंत ठंडी सांस ली और तिरस्कारपूर्ण ढंग से कहा, तू मुझे मारना चाहता है? क्या तेरे बस की है? तेरे बस की तो है नहीं। यहाँ तक कि अगर तेरे अग्निहोत्री परिवार का मुखिया भी यहाँ होता तो वो भी मेरा बाल बांका नहीं कर सकता था। अध्याय 789। पहले मुझे तुम्हारे दिमाग में मौजूद जानकारी देखने दो। देवांश के शब्द एक बम की तरह गिरे, जिसने पहले से शांत हॉल को फिर से एक शोरगुल वाले बाजार में बदल दिया। अफसोस, एक नवजात बछड़ा सचमुच बाघ से नहीं डरता। तंत्र घाटी के अग्निहोत्री परिवार के मुखिया का तिरस्कार करने की जुर्रत, क्या यह मौत को दावत देना नहीं है? लड़के, हम अग्निहोत्री परिवार से नहीं डरते क्योंकि हम सभी योद्धा हैं, या भले ही हम न हो, हम सभी के पास योद्धा बॉडीगार्ड्स हैं। तू एक बाहरी, तेरे पास ऐसी बातें कहने की हिम्मत कहाँ से आई? क्या तू जीने से थक गया है? नौजवान, योद्धाओं के सामने पैसा सचमुच सबसे बेकार चीज है। वरुण अग्निहोत्री से माफी मांग ले और यह मामला खत्म हो जाएगा। कैसा रहेगा मिस्टर ठाकुर? 100 करोड़ की दलाली के लिए कैसा रहेगा अगर मैं आपको एक पूर्ण अंतर शक्ति वाले बॉडीगार्ड से मिलवाऊं? रही बात कि आप उसे काम पर रखने का खर्च उठा सकते हैं या नहीं, यह आपकी ईमानदारी पर निर्भर करता है।
एक पूर्ण आंतर शक्ति वाला बॉडीगार्ड मुझे कहाँ मिल सकता है? मैं पूरी ईमानदारी से परिचय मांगता हूँ। वह मैं हूँ। उद्धरण चिन्ह ... थू मुनाफाखोर कहीं के ... चर्चाओं के बीच युवी राणा आह भरे बिना नहीं रह सका। भाई देवांश, तुम्हें इसमें अग्निहोत्री परिवार के मुखिया को घसीटने की क्या जरूरत थी? क्या तुम खुद अपनी मौत को नहीं बुला रहे हो? क्या वह बहुत ताकतवर है? देवांश ने उत्सुकता से पूछा। क्या ये साफ नहीं है? वह अग्निहोत्री परिवार का मुखिया है जो आग को काबू करने के लिए जाना जाता है। उसकी ताकत जतिन अग्निहोत्री से कहीं ज्यादा है। तुम्हें क्या लगता है वह ताकतवर है या नहीं? युवी की आंखों में लगभग आंसू थे। ये पता लगाना आसान नहीं था कि यह लड़का अमीर है। उसने मूल रूप से सोचा था कि वह इंद्रप्रस्थ एस्टेट की प्रतिष्ठा का लाभ उठाकर इस आपदा से बच सकता है, लेकिन देवांश ने अपने दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से अग्निहोत्री परिवार के मुखिया को फिर से नाराज कर दिया। अब भले ही वह नासिक से सफलतापूर्वक निकल सके, फिर भी अग्निहोत्री परिवार द्वारा उसका पीछा किया जाएगा और उसे खत्म कर दिया जाएगा। ये सोचकर युवी चिंता से लगभग मरा जा रहा था, लेकिन देवांश ने अभी भी अपना उदासीन रवैया बनाए रखा। जतिन अग्निहोत्री तो बस एक मामूली आदमी है। भले ही उसकी ताकत उससे कहीं ज्यादा हो, फिर भी शायद ये कोई खास बात नहीं है। हंगामा करने की कोई जरूरत नहीं है। ... युवी पूरी तरह से अवाक था। तो तुम्हें अग्निहोत्री परिवार के मुखिया की ताकत का पता भी नहीं है और तुम बस अपनी कल्पना के सहारे हो। वह अग्निहोत्री परिवार का मुखिया है। क्या उसके बारे में ऐसी अपमानजनक बातें कहना तुम्हारे लिए वाकई ठीक है? युवी वास्तव में समझ नहीं पा रहा था कि ऐसी अपमानजनक बातें कहने के लिए देवांश का जिगरा कितना बड़ा होगा। मुझे लगा था कि चूंकि तुम इतना पैसा कमा सकते हो तो तुम विनम्र और सतर्क होगे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने घमंडी और अज्ञानी होगे। मैंने अभी तुम्हारे बारे में अपनी राय बदलकर गलती की। मालिनी ने ठंडी सांस ली। ये सुनकर देवांश मुस्कुराया, मालिनी की ओर देखा और फिर सीधे अपनी नजरें हटा लीं। ये देखकर मालिनी जान गई कि देवांश उसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले रहा था और वह इतनी गुस्से में थी कि उसने लगभग मेज पर हाथ पटक दिया। लेकिन फिर उसे याद आया कि उसकी कुल संपत्ति शायद 1 खरब से ज्यादा हो सकती है और उसका गुस्सा तुरंत गायब हो गया। कोई उपाय नहीं था। चाहे वह कितना भी घमंडी क्यों न हो, वह अभी भी उससे ज्यादा पैसा कमा सकता था। तीनों महिलाएं, शनाया, सना और रिया, जो इतना पछता रही थीं कि उनकी आंतें ऐंठ रही थीं, अब देखा कि देवांश ने अग्निहोत्री परिवार के मुखिया को नाराज कर दिया है और उनका पछतावा तुरंत कम हो गया। शनाया, क्या ही बेवकूफ आदमी है। उस सारे पैसे का क्या फायदा अगर वह अग्निहोत्री परिवार के हाथों मरने वाला है। सना, शुक्र है मैं उसके चक्कर में नहीं पड़ी, वरना मैं भी देर सवेर उसके साथ मारी जाती। रिया, सही समय पर उससे नाता तोड़ना मेरी जिंदगी का सबसे सही फैसला था। कई सेकंड की सन्नाटे के बाद वरुण हंसी से फट पड़ने से खुद को नहीं रोक सका। देवांश, ओ देवांश, तू सचमुच तब तक नहीं मरेगा जब तक तू खुद मौत को नहीं ढूंढ लेता। अगर तूने केवल मुझे नाराज किया होता तो ज्यादा से ज्यादा ये 2 बुजुर्ग तेरे खिलाफ कदम उठाते, लेकिन तूने वास्तव में मेरे अग्निहोत्री परिवार के मुखिया की निंदा करने की जुर्रत की तो भले ही तू दुनिया के किसी भी कोने में भाग जाए, तेरा मरना तय है। क्या ऐसा है? तुम उसे मेरे पास घिसटते हुए आने के लिए क्यों नहीं कहते? देवांश ने हंसते हुए कहा। उसके चेहरे पर घबराहट का कोई नामो निशान नहीं था। अच्छा, बहुत अच्छा। ऐसा घमंड दुनिया में सचमुच दुर्लभ है। चूंकि तू मरने के लिए इतना उतावला है तो मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा। वरुण ने बोलना खत्म किया, फिर अपने पीछे खड़ी भीड़ पर चिल्लाया, तुम सब यहाँ पहरा दो, मैं अभी आता हूँ। ऐसा कहने के बाद वह बिना किसी हिचकिचाहट के हॉल से बाहर चला गया और उन 2 अर्धसिद्ध महागुरु बुजुर्गों और शनाया और अन्य लोगों को वहीं इंतजार करने के लिए छोड़ दिया। वह अब अग्निहोत्री परिवार के पुराने निवास की ओर भाग रहा था ताकि परिवार के मुखिया को बाहर आने के लिए आमंत्रित कर सके, इतना कि उसके पास उन दुर्लभ खजानों का हैंडओवर पूरा करने का भी समय नहीं था जिन्हें उसने भारी कीमत पर खरीदा था। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वरुण अभी बहुत खुश था, क्योंकि देवांश ने अग्निहोत्री परिवार के मुखिया को अपनी आंखों में कुछ नहीं समझा। खजाने के नक्शे पर बोली न लगाने का उसका पाप तुरंत कम महत्वपूर्ण हो गया। एक बड़ी समस्या को छोटी में बदलना और एक छोटी को शून्य में, कुल मिलाकर उसे अग्निहोत्री परिवार से बाहर नहीं निकाला जाएगा। वह इतनी बड़ी किस्मत पर खुश कैसे नहीं होता? अगर मौका अनुचित न होता तो वह देवांश को ठीक से धन्यवाद देना चाहता था और फिर उसे अपने हाथों से टुकड़े टुकड़े करना चाहता था। चलो जल्दी चलते हैं, हम अभी के लिए विला में वो सामान छोड़ देंगे जिन पर हमने बोली लगाई है और बाद में मौका मिलने पर उन्हें वापस ले लेंगे। युवी ने देवांश को फुसफुसाया। कोई जल्दी नहीं, चलो पहले सामान ले लेते हैं, देवांश ने कहा। वह सामान लेने के लिए बैक स्टेज की ओर जाने वाली खूबसूरत मिस का पीछा करने ही वाला था। क्या समय हो गया है और तुम अभी भी उन चीजों के बारे में सोच रहे हो? क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है? युवी ने देवांश को रोका। वरुण साफ तौर पर अग्निहोत्री परिवार के मुखिया को बुलाने गया है।
अगर हम अभी नहीं भागे तो क्या हम मौत का इंतजार कर रहे हैं? ये बस छोटा सा अग्निहोत्री परिवार है, इसमें घबराने की क्या बात है? देवांश ने शांति से कहा। युवी का चिंतित चेहरा देखकर उसने आगे कहा, तुम भूल गए, मैं जतिन अग्निहोत्री को जानता हूँ। धत तेरे की, क्या ये तुम्हारे भरोसे की वजह है? युवी को मरने जैसा महसूस हुआ। उसने सचमुच उम्मीद नहीं की थी कि देवांश के आत्मविश्वास का यही कारण था। इसलिए उसने तुरंत आह भरी, अपना माथा रगड़ते हुए, मेरे भाई जतिन अग्निहोत्री परिवार का केवल भावी वारिस है, वो मौजूदा फैमिली हेड के स्तर पर नहीं है, ठीक है? ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मौजूदा फैमिली हेड केवल एक शब्द से जतिन से उसकी वारिस की हैसियत छीन सकता है। तुम जतिन से मौजूदा फैमिली हेड का मुकाबला करने के लिए क्या उम्मीद कर सकते हो? जब सबने युवी की बात सुनी तब जाकर उन्हें समझ आया कि देवांश वरुण से सीधे भिड़ने की हिम्मत क्यों कर रहा था। लेकिन जब उन्हें पता चला कि देवांश ने अपना सारा दांव जतिन अग्निहोत्री पर लगाया है तो वे अपनी हंसी नहीं रोक पाए। उनके चेहरे तिरस्कार से भर गए, मानो कह रहे हों, ये लड़का पक्का बेवकूफ है ना? और तभी तारावर्धन देवांश की टेबल तक चल कर आए। सच कहूं तो उसे पहले विश्वास नहीं था कि देवांश के पास इतना पैसा है, क्योंकि वह निमंत्रण सूची में नहीं था। जब तक कार्ड ट्रांजैक्शन सफल नहीं हुआ तब तक उसने गुप्त रूप से राहत की सांस नहीं ली, खुद से बड़बड़ाते हुए, मेरे उस्ताद सही थे, कभी किसी किताब को उसके कवर से मत आनको, वरना आज रात में सबसे बड़ा मजाक बन जाती। अपने दिमाग को स्थिर करते हुए तारा ने देवांश की ओर देखा और पूछा, मिस्टर ठाकुर, कैसा रहेगा अगर मैं आपको अभी नासिक से बाहर ले चलूं? मैं किसी से आपके द्वारा बोली गई कीमती चीजों को आपके बताए स्थान पर भिजवा दूंगी। उसका मतलब बहुत साफ था, वह अग्निहोत्री परिवार के मुखिया के आने से पहले के समय का उपयोग करके देवांश को पहले दूर भेजना चाहती थी। रही बात उन दो अर्धसिद्ध महागुरु बुजुर्गों की, उस लंबी स्कर्ट वाली नंगे पैर वाली महिला के मौजूद होने से उसे बिल्कुल भी डर नहीं था। अच्छा, बहुत अच्छा, फिर हम इस तारा को तकलीफ देंगे। युवी ने तुरंत सिर हिलाया। मालिनी ने भी आखिरकार राहत की सांस ली, यह महसूस करते हुए कि उसकी चिंता भरी रात आखिरकार खत्म हो गई थी। हालांकि देवांश ने सीधे सिर हिलाया और इनकार कर दिया, कोई जरूरत नहीं, चलो पहले नीलामी की वस्तुओं का हैंडओवर पूरा करते हैं। मिस्टर ठाकुर, क्या आप सुनिश्चित हैं? तारा ने कहा, जानबूझकर अपने पीछे खड़े दो बुजुर्गों की ओर देखते हुए, देवांश को जल्दी निकलने का इशारा करने की कोशिश करते हुए। लेकिन देवांश ने इशारा नहीं समझा, सीधे सिर हिलाया, मैं सुनिश्चित हूँ। साथ ही नीलामी की अन्य वस्तुएं जरूरी नहीं हैं, पहले मुझे वह जानकारी देखने दो जो तुम्हारे दिमाग में है। अध्याय 790, ज्यादा से ज्यादा हम बस ये दिखावा कर सकते हैं कि यह कभी हुआ ही नहीं। देवांश का अड़ियल रुख देखकर तारा के लिए और कुछ कहना मुश्किल हो गया, वरना उसका पक्षपात बहुत जाहिर हो जाता और भविष्य में उनके ऑक्शन हाउस पर अनुचित होने का ठप्पा लग जाता। चूंकि मिस्टर ठाकुर इतना जोर दे रहे हैं तो यह नाची सम्मानपूर्वक आज्ञा का पालन करेगी, तारा ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, फिर देवांश की ओर चलकर मुस्कुराए, मिस्टर ठाकुर, इस जानकारी को भेजने का तरीका थोड़ा खास है। मैं इसे एक पल में आप तक पहुंचाने के लिए एक विशेष तकनीक का उपयोग करूंगी। आपको बस स्थिर बैठना है। देवांश ने सिर हिलाया, कुर्सी पर बैठ गया और तारा द्वारा जानकारी भेजने का इंतजार करने लगा। तारा सीधे देवांश के पास गई, एक गहरी सांस ली जैसे कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रही हो, फिर धीरे से नीचे झुकी और अपने हाथ उसके कंधों पर रख दिए। ये दृश्य देखने वाले हर शख्स की आंखें फटी की फटी रह गईं। ओह तेरी, क्या ये वाकई इतना लुभावना होना जरूरी है? क्या इस तरह का नज़ारा मुझे देखने की इजाज़त है? क्या मुझे मेंबरशिप लेनी चाहिए या कोई रॉकेट भेजना चाहिए? धत तेरे की, अगर मुझे पता होता कि जानकारी भेजने के साथ ऐसा ट्रीटमेंट मिलता है तो मैं इस खजाने के नक्शे के लिए अपनी सारी दौलत लुटा देता। लानत है, मुझे लगता है कि तारा जानबूझकर ऐसा कर रही है। वह हमें जलन से मारना चाहती है। बिल्कुल, खजाने का नक्शा न मिलना पहले ही काफ़ी दर्दनाक था और वह अभी भी हमें इस तरह उकसाना चाहती है। ये तो पक्का हमें जलन से मार रहा है। शनाया का मन, मरने से पहले ऐसा ट्रीटमेंट मिलना, ये तो मजे में है। फ्लाइट अटेंडेंट रिया, प्लेन में मैं उसके होंठों से बस एक आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दूर थी। ... भीड़ की ईर्ष्या और जलन भरी चीखों के बीच देवांश ने तारा के लगभग जादू कर देने वाले चेहरे को करीब और करीब आते देखा, लेकिन उसका दिल शांत रहा। ओह, तुम मेरा फायदा तो नहीं उठाने वाली है न? देवांश ने साफ आंखों से पूछा। तारा, हॉल में हर कोई, ये लड़का, क्या इसका दिमाग खराब हो गया है? तारा, इतनी बड़ी सुंदरी ने यह भी नहीं कहा कि तुम उसका फायदा उठा रहे हो, फिर भी तुम, एक जवान मर्द, यहाँ सीधे चेहरे के साथ नुक्ताचीनी कर रहे हो। क्या तुम इंसान भी हो? मैं माफी चाहती हूँ, मैंने अपनी बात साफ नहीं की, तारा ने शर्म से लाल होकर समझाया, देवांश की बेहद साफ आंखों को देखते हुए। इस जानकारी को भेजने के लिए हमारे माथे का आपस में छूना जरूरी है, वरना इसे भेजा नहीं जा सकता। कृपया मुझे माफ करें मिस्टर ठाकुर।
माथे का छूना है न। देवांश तुरंत परेशान दिखने लगा। उसने 1,00,000 साल से अपनी पत्नी के साथ माथा नहीं छुआ था, वह उसे अपनी पवित्रता कैसे तोड़ने दे सकता था। इसलिए उसने सिर हिलाया और मना कर दिया, यह नहीं चलेगा, ये बहुत ज्यादा अंतरंग है, मेरी बीवी नाराज हो जाएगी। जैसे ही ये शब्द निकले पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। वे कल्पना नहीं कर सकते थे कि इस दुनिया में वास्तव में ऐसा वफादार मर्द भी है। अरे यार, क्या ये लड़का नामर्द हो सकता है? नामर्द तेरा सिर, ये बस माथा छूना है, इसके लिए हार्ड होने की जरूरत नहीं है। नामर्द होने का इससे क्या लेना देना? कोई आश्चर्य नहीं कि उसने प्लेन में सोने का नाटक किया। सबको लगा कि वह भाव खा रहा है, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। फ्लाइट अटेंडेंट्स के दिल तुरंत अशांत हो गए, यहाँ तक कि शनाया ये जानकर कि देवांश एक ऐसा मर्द था जो अपनी पत्नी से इतना प्यार करता था, उसके घमंडी दिल में भी अनजाने में हलचल महसूस हुई। आखिरकार वह भी एक औरत थी और उम्मीद करती थी कि उसे एक ऐसा मर्द मिले जिसकी आंखें पूरी तरह से उसी पर टिकी हों। दुर्भाग्य से पिछले कुछ सालों में उसे जितने भी मर्द मिले वे केवल उसके शरीर के साथ खेलना चाहते थे। लेकिन अगर हमारे माथे नहीं छुए तो ये जानकारी भेजी नहीं जा सकती। तारा भी देवांश के इनकार से बहुत हैरान थी, लेकिन इससे देवांश के प्रति उसकी अच्छी राय और बढ़ गई। ठीक जब दोनों असमंजस में थे, देवांश ने अचानक युवी की ओर देखा जो मेज पर बैठा मूंगफली खा रहा था, एक शरारती मुस्कान के साथ। युवी, जो केवल एक तमाशबीन बनना चाहता था, ने तुरंत ऐसे पूछा जैसे किसी बड़े दुश्मन का सामना कर रहा हो, तुम मुझे क्यों देख रहे हो? तुम ये तो नहीं सोच रहे कि? देवांश को शरारती मुस्कान के साथ सिर हिलाते देख युवी ने तुरंत सख्ती से मना कर दिया, मैं बता दूं, इसके बारे में सोचना भी मत। ओह, तुम्हें डर है कि तुम्हारी बीवी नाखुश होगी, लेकिन तुम्हें मेरी गॉडेस के नाराज होने का डर नहीं है। हम बिल्कुल नहीं, तुम दोनों ने अभी तक अपना रिश्ता पक्का नहीं किया है, तो बस भाई की मदद कर दो। वैसे भी ये बस माथा छूना है, इसे हाथ मिलाना समझ लो। देवांश ने हंसते हुए उसे मनाने की कोशिश की। ये सुनकर आखिरकार सब समझ गए कि देवांश वास्तव में चाहता था कि युवी उसकी ओर से खजाने के नक्शे की जानकारी प्राप्त करे। अरे नहीं, क्या बकवास है। क्या उसे डर नहीं है कि युवी इसे प्राप्त करने के बाद उसे टालने के लिए कोई झूठ बोल देगा? जैसे ही हर कोई चिल्ला रहा था कि देवांश एक बेवकूफ़ है, युवी के इनकार की आवाज़ अचानक गूंजी, बकवास। अगर यह हाथ मिलाना है तो तुम खुद जाकर हाथ क्यों नहीं मिलाते? मैं शादीशुदा हूँ, तो तुम मुझे ऐसे फंसा नहीं सकते। मेरी गॉडेस यही बैठी है, युवी ने पवित्रता से कहा। यह इतनी छोटी सी बात है, वह बुरा नहीं मानेगी, है न? देवांश ने मालिनी की ओर देखा, जिसने ये सुनते ही तुरंत सिर हिलाया और कहा, हाँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे आपत्ति है, मैंने, युवी राणा ने, हमेशा खुद को पवित्र रखा है। तुम मेरा धर्म भ्रष्ट नहीं करोगे, युवी ने धर्मपरायणता से कहा। यह दृश्य देखकर हॉल में हर कोई दंग रह गया। वे इस खजाने के नक्शे के लिए जी जान से लड़े थे, हर चीज से रक्षा की थी, लेकिन उन दो भाइयों के हाथों में यह एक गर्म आलू कैसे बन गया? क्या मुन्हा बोले पिता और पुत्र के बीच का भाईचारा सचमुच इतना भरोसेमंद और पवित्र हो सकता है? हर कोई हैरान था। मिस्टर ठाकुर, चून की सीईओ राणा तैयार नहीं है, मैं आपके लिए ये जानकारी प्राप्त करने को तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ। मैं मिस्टर ठाकुर को 100 करोड़ देने को भी तैयार हूँ। मैं 200 करोड़ दूंगा। ... हॉल में शोरगुल के बीच तारा ने अचानक उदास चेहरे के साथ देवांश से पूछा, मिस्टर ठाकुर, क्या मैं सचमुच आपको इतनी बुरी लगती हूँ? मिस तारा गलत समझ रही हैं। यह आपकी बेहतरीन खूबसूरती के कारण ही है कि मुझे दूरी बनाए रखनी पड़ रही है, कहीं मेरी बीवी गलत न समझ ले। अगर आप 70 या 80 साल की बूढ़ी औरत होती तो क्या मैं इसे खुद प्राप्त करने को तैयार होता? देवांश ने मुस्कुराते हुए समझाया। ये सुनकर तारा अपनी हंसी नहीं रोक पाई और उसके चेहरे की उदासी तुरंत गायब हो गई। तो हमें क्या करना चाहिए? क्या आप इस जानकारी को छोड़ने वाले हैं? देवांश ने फिर से युवी की ओर देखा, जिसने सीधे अपनी कुर्सी और दूर खिसका ली, अपने कार्यों से इनकार करते हुए। यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता तुम क्या योजना बना रहे हो। तुम बस चाहते हो कि मुझे खजाने के नक्शे की सही जगह पता चल जाए, ताकि जब अग्निहोत्री परिवार का मुखिया आए तो मैं अपनी जान बचाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकूं, है न? मैं बता दूं, बिल्कुल नहीं। युवी ने ठंडी सांस ली। ये सुनने के बाद हर कोई देवांश का इरादा समझ गया। वाकई, अगर उनके पास खजाने के नक्शे की जानकारी होती तो अग्निहोत्री परिवार का मुखिया खजाने की सही जगह उगलवाने से पहले उन्हें नहीं मारता। लेकिन क्या देवांश वास्तव में अपनी प्राणवायु की उम्मीद युवी को सौंपने के लिए तैयार था? ये तो कुछ ज्यादा ही महानता थी। ये सुनकर तारा के चेहरे के भाव भी जम गए और देवांश को देखते समय उसकी आंखें विशेष रूप से कोमल हो गईं। उसने ऑक्शन हाउस में बहुत सारी आपसी लड़ाई देखी थी और कभी इतना दिल को छू लेने वाला दृश्य नहीं देखा था, जिसने उसे गहरा प्रभावित किया। मुझे उस तरह की नज़र से मत देखो।
मैं उतना महान नहीं हूँ जितना वह कहता है, मैं सिर्फ अपनी बीवी के नाखुश होने से डरता हूँ। देवांश ने जल्दी से अपना बचाव किया। बोलने के बाद देवांश ने युवी से फिर पूछा, क्या तुम सचमुच मदद करने को तैयार नहीं हो? सोचना भी मत, जाओ खुद ले लो। युवी का रवैया बहुत सख्त था। हार कर देवांश ने एक पल के लिए सोचा, फिर खड़ा हो गया और तारा से बोला, चलो जगह बदलते हैं, तुम बैठ जाओ और मैं ये करूंगा। ... विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये सुनकर तारा और हॉल में मौजूद हर कोई हक्का बक्का रह गया। तुम देवांश, हमें लगा तुम शरीफ हो, लेकिन पता चला कि तुम खुद ही करना चाहते थे। तुम जानवर, तुमने हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत कैसे की? मैंने अभी क्या कहा था? ऐसा कोई मर्द नहीं है जो धोखा न दे। बिल्कुल, बस बात यह है कि वह अब खतरे में है, वरना मैं शर्त लगाता हूं कि वह उस कैशियर मिस को बाहर ले जाता। और गंदी बातें बंद करो सब लोग। देखो, देवांश बैक एंट्री के लिए जा रहा है। नहीं, मेरा मतलब वह पीछे से आने की योजना बना रहा है। ये सुनकर सबने जल्दी से उधर देखा और पाया कि देवांश तारा की कुर्सी के पीछे खड़ा है, एक हाथ बढ़ाकर धीरे से उसके सिर पर रख रहा है। बस रिलैक्स रहो। हम, तारा ने धीरे से जवाब दिया, फिर तुरंत पूछा, लेकिन जिस व्यक्ति ने मुझे ये जानकारी दी थी, उसने कहा था कि जब तक हमारे माथे नहीं छूते कोई भी जबरदस्ती का तरीका जानकारी को बेकार कर देगा। मिस्टर ठाकुर, क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप ऐसा करना चाहते हैं? कोई बात नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा यह ऐसा होगा जैसे ये कभी मौजूद ही नहीं था, देवांश ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर तारा के चेहरे पर तुरंत एक कोमल भाव आ गया। उसने एक नीलामकर्ता के रूप में काम किया था और हर तरह के मर्दों से मिली थी, लेकिन उसने कभी इतना पवित्र और बेपरवाह मर्द नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था कि देवांश की नज़रों में उसकी पत्नी के अलावा बाकी सब कुछ इतना गैर जरूरी था, जैसे कि उसका कोई महत्व ही न हो। लेकिन एक मर्द जितना ऐसा होता है, औरतें उतनी ही ज़्यादा मोहित होती हैं। कौन नहीं चाहेगी एक ऐसा मर्द जिसका दिल और जान पूरी तरह से उसी के लिए हो? मैं सोचती हूँ कि वह कौन सी औरत है जिसकी किस्मत इतनी अच्छी है कि वह उसकी पत्नी है। मुझे सचमुच जलन हो रही है। जैसे ही वह ये सोच रही थी, तारा को अपनी बाहों में एक खिंचाव महसूस हुआ, बिल्कुल वैसा ही जैसा तब हुआ था जब उस शख्स ने उसके दिमाग में जानकारी डाली थी। क्या ये सफल हो गया होगा? तारा ने सिर घुमाया और देखा कि देवांश अपने दाहिने हाथ में प्रकाश का एक बिंदु पकड़े हुए है और अपनी आंखों के सामने उसे ध्यान से देख रहा है। देवांश ने मूल रूप से सोचा था कि यह मुश्किल होगा और उसने एक लंबे संघर्ष की तैयारी भी की थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि इसे निकालना इतना आसान होगा, उतना ही आसान जितना अपनी जेब से कुछ निकालना। लगता है मैं भविष्य में थोड़ा और घमंडी हो सकता हूँ। इस दुनिया की साधना तकनीकों को ज्यादा आंकने की जरूरत नहीं है, देवांश ने मन ही मन सोचा। वह कुछ देर तक देखता रहा, कुछ समझ नहीं पाया, फिर प्रकाश के इस बिंदु को अपने माथे पर रख लिया। पल भर में जानकारी का एक विशाल भंडार उसके चेतना सागर में समा गया। इस जानकारी को छांटने के बाद वह पूरी तरह से सन्न रह गया। अंदर जो चीजें थीं, वे वास्तव में थीं। इस एपिसोड को सुनते हुए मुझे बार बार यही लगा कि यहाँ असली टकराव ताकत और पैसे का नहीं, नियंत्रण और डर का है। वरुण चिल्लाता है, धमकाता है, क्योंकि उसके भीतर भरोसा नहीं बचा, और देवांश वो कुछ बोले बिना बस सामने वाले को उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी दिखा देता है। मुझे यह भी महसूस हुआ कि यह कहानी अब सिर्फ नीलामी या बदले की नहीं रही, यह मानसिक दबदबे की जंग बन चुकी है। जो पहले दूसरों की ज़िंदगी को खिलौना समझते थे, अब वही लोग असहज है, क्योंकि पहली बार उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अगला कदम क्या होगा। आगे मुझे लगता है कि देवांश ने जो जानकारी हासिल की है वो सिर्फ खजाने से जुड़ी नहीं होगी, वो पूरे खेल की दिशा पलट सकती है। अब आप बताइए, अगर आप देवांश की जगह होते तो क्या आप टकराव का रास्ता चुनते या दुश्मन को उसके ही डर में धीरे धीरे डुबो देते?